हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू इजी प्रोग्रामिंग हाउस। मेरा नाम शहजाद है। तो आज का ये लेक्चर CRUD ऑपरेशंस पर बेस करता है, जिसमें हम ASP.NET कोर को यूज़ करते हुए एंटिटी फ्रेमवर्क कोर की डेटाबेस फर्स्ट अप्रोच को यूज़ करते हुए कंप्लीट करेंगे। तो आइए सबसे पहले इसकी एक एग्जांपल देखते हैं। ये वो एग्जांपल है जो हम इस लेक्चर में कवर करेंगे। यहाँ पर आपको एम्प्लॉयज़ की लिस्ट शो हो रही है और यहाँ से हम एम्प्लॉय का रिकॉर्ड ऐड कर सकते हैं। जैसे इस बटन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर हमारे पास एम्प्लॉय का फॉर्म आ गया। प्रॉपर वैलिडेशंस इंप्लीमेंट की गई हैं। अगर यहाँ पर सबमिट के बटन पे क्लिक करें तो यहाँ पर हमारे पास नोटिफिकेशन शो हो रहा है, नेम कैन नॉट बी एम्प्टी। और अगर हम यहाँ पर नेम प्रोवाइड कर दें और इसके बाद दोबारा सबमिट के बटन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर नेक्स्ट जो नोटिफिकेशन शो हो रहा है वो है एज कैन नॉट बी एम्प्टी। तो इसी तरह तमाम फील्ड्स पर हमने प्रॉपर वैलिडेशंस इंप्लीमेंट किए हैं। और अगर इस फॉर्म को फिल करें और यहाँ पर अगर मैं मोबाइल नंबर भी दे दूँ और डिपार्टमेंट सेलेक्ट करें और यहाँ पर हम सैलरी दे देते हैं तो अब सबमिट पे क्लिक करेंगे। जैसे ही मैंने सबमिट पे क्लिक किया तो यहाँ पर हमारे पास एम्प्लॉय का रिकॉर्ड जो है वो सक्सेसफुली ऐड हो गया और यहाँ पर हमारे पास नोटिफिकेशन शो हो रहा है एम्प्लॉय एडिट सक्सेसफुली। और इसके साथ साथ अगर किसी एम्प्लॉय के रिकॉर्ड को हमने अपडेट करना हो तो एडिट के बटन पे क्लिक करेंगे और यहाँ पर इसकी अगर मैं सैलरी चेंज कर दूँ, यहाँ पर मैंने इसकी सैलरी अपडेट कर दी। जैसे ही मैं सबमिट पे क्लिक करूंगा तो हमारा जो एम्प्लॉय का रिकॉर्ड है वो सक्सेसफुली अपडेटेड हो गया और उसके साथ साथ हमारे पास नोटिफिकेशन भी शो हो गया। और अगर किसी एम्प्लॉय का रिकॉर्ड हमने डिलीट करना होगा तो हम डिलीट के बटन पर क्लिक करेंगे। कंफर्मेशन के बाद हमारा ये रिकॉर्ड सक्सेसफुली डिलीट हो जाएगा और हमारे पास नोटिफिकेशन शो हो रहा है एम्प्लॉय डिलीटेड सक्सेसफुली। तो यहाँ पर CRUD के तमाम ऑपरेशन जो हैं वो सक्सेसफुली परफॉर्म हो रहे हैं। आपको एक इंपॉर्टेंट बात बताता चलूँ कि यहाँ पर इस एग्जांपल में हमने सिंगल टेबल को यूज नहीं किया बल्कि मल्टीपल टेबल को यूज करते हुए प्राइमरी फॉरेन की का रिलेशनशिप है। और यहाँ पर जो आपको एम्प्लॉय की लिस्ट शो हो रही है इसमें ये जो डिपार्टमेंट का डाटा आ रहा है ये ज्वाइन लगकर दूसरे टेबल से आ रहा है। तो ये एक बहुत अच्छी एग्जांपल होने वाली है जिसमें एडवांस कॉन्सेप्ट्स को यूज किया गया है। सीरियल नंबर किस तरह से इंप्लीमेंट करना है, आइकन्स की लाइब्रेरी और आइकन्स को किस तरह से इंप्लीमेंट करना है और इसके साथ साथ वैलिडेशंस को प्रॉपर किस तरह से इंप्लीमेंट करना है। और वैलिडेशन के साथ जो नोटिफिकेशन शो हो रहा है एम्प्लॉय ऐड होने पर, अपडेट होने पर और डिलीट होने पर जो नोटिफिकेशंस आ रहे हैं, वैलिडेशंस पर जो नोटिफिकेशन आ रहे हैं, इसको हम प्रॉपर किस तरह से इंप्लीमेंट कर सकते हैं वो भी हम इसी लेक्चर में देखेंगे। और जब हम एम्प्लॉय का रिकॉर्ड ऐड करते हैं तो इस फील्ड को एक्टिव किस तरह से रखना है वो भी इसी लेक्चर में हम कवर करेंगे। बहुत से कॉन्सेप्ट्स आज इस लेक्चर में कवर होने वाले हैं। इस एग्जाम्पल से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलने वाला है क्योंकि इसको हमने बहुत एफर्ट से बनाया है। और अगर आपको इससे कुछ भी सीखने को मिले चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि आपको ये एग्जाम्पल कैसी लगी। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर मैंने Visual Studio 2022 ओपन कर लिया है। न्यू प्रोजेक्ट क्रिएट करने के लिए आप क्लिक करेंगे क्रिएट अ न्यू प्रोजेक्ट। यहाँ से हमने टेम्पलेट सेलेक्ट करना है तो टेम्पलेट आपने लेना है ASP.NET Core वेब ऐप मॉडल व्यू कंट्रोलर। इस बात का ख्याल रखना है कि यहाँ पे C# होना चाहिए। इसको सिलेक्ट करेंगे और नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। इसके बाद यहाँ पर हमने प्रोजेक्ट का नेम देना है तो प्रोजेक्ट का नेम हम रखेंगे HR मैनेजमेंट। यहाँ से हमसे लोकेशन पूछ रहा है, बाय डिफॉल्ट इसी लोकेशन का रहने देंगे। नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे और यहाँ पर हमसे फ्रेमवर्क का पूछ रहा है तो यहाँ पर मेरे पास .NET 6 भी है और .NET 7 भी है। 7 को सिलेक्ट करेंगे और क्रिएट पे क्लिक करेंगे। जैसे ही मैंने क्रिएट पे क्लिक किया तो हमारा प्रोजेक्ट क्रिएट होना स्टार्ट हो गया। प्रोजेक्ट हमारा सक्सेसफुली क्रिएट हो चुका है। वेलकम स्क्रीन को बंद करेंगे। सेकंड स्टेप पे हमने क्या करना है, हमने 3 पैकेज इंस्टॉल करने हैं। तो पैकेज इंस्टॉल करने के लिए आपने आ जाना टूल्स में, न्यूगेट पैकेज मैनेजर में आना है और यहाँ से हम सिलेक्ट करेंगे मैनेज न्यूगेट पैकेज फॉर सॉल्यूशन। इस पे आपने क्लिक करना है, ब्राउज पे क्लिक करेंगे और यहाँ पर जो फर्स्ट पैकेज हमने इंस्टॉल करना है वो है माइक्रोसॉफ्ट। यहाँ पर मेरे पास पहले से भी आ रहा है microsoft.entity-framework-core.sql सर्वर। ये पैकेज हमने इंस्टॉल करना है। इस पे आपने क्लिक करना है और यहाँ से प्रोजेक्ट सिलेक्टेड है हमारा पहले से और आपने इंस्टॉल के बटन पे क्लिक कर देना है। मेक श्योर कि आपका इंटरनेट कनेक्टेड होना चाहिए। अप्लाई पे क्लिक करेंगे, आई एक्सेप्ट। जैसे ही हमारा पैकेज इंस्टॉल हो जाएगा इसके बाद हम सेकंड पैकेज को इंस्टॉल करेंगे। तो ये पैकेज हमारा सक्सेसफुली इंस्टॉल हो चुका है क्योंकि यहाँ पर अनइंस्टॉल लिखा आ रहा है। अगर हम आउटपुट पे क्लिक करें तो यहाँ पर हमारे पास फिनिश का मैसेज आ गया और इसके साथ साथ यहाँ पर देखें microsoft.entity-framework-core.sql सर्वर, इसके ऊपर यहाँ पर ग्रीन टिक लग गया। इसका मतलब है कि ये सक्सेसफुली इंस्टॉल हो चुका है। इसके बाद सेकंड पैकेज जो इंस्टॉल करना है वो है टूल्स। इस पे आपने क्लिक करना है और यहाँ पर देखें यहाँ पर हमारे पास आ रहा है microsoft.entity-framework-core.tools। इस पे आपने क्लिक करना है। प्रोजेक्ट हमारा सिलेक्टेड है। मेक श्योर कि जो वर्जन हमने एसक्यूएल सर्वर के लिए सिलेक्ट किया था सेम वही वर्जन हम इसके लिए भी सिलेक्ट करेंगे। इंस्टॉल पे क्लिक करेंगे
अप्लाई, आई एक्सेप्ट, और ये हमारे पास इंस्टॉल हो रहा है। तो यहाँ पर देखें ये पैकेज भी हमारे पास सक्सेसफुली इंस्टॉल हो चुका है। यहाँ पर देखें हमारे पास फिनिश का मैसेज आ गया और यहाँ पर अनइंस्टॉल लिखा आ रहा है और यहाँ पर इसके ऊपर ग्रीन टिक लग गया। इसका मतलब है कि ये भी सक्सेसफुली इंस्टॉल हो चुका है। इसके बाद थर्ड जो हमें इंस्टॉल करना है वो है डिज़ाइन, microsoft.entity-framework-code.design। यहाँ पर ये पैकेज मेरे पास आ गया है। इसको आपने क्लिक करना है और इंस्टॉल पे क्लिक करेंगे, अप्लाई पे क्लिक करेंगे, आई एक्सेप्ट। ये हमारा थर्ड पैकेज है जो इंस्टॉल हो रहा है। जैसे ये सक्सेसफुली इंस्टॉल हो जाएगा तो नेक्स्ट फर्दर आगे मूव करेंगे। तो ये पैकेज भी हमारे पास सक्सेसफुली इंस्टॉल हो चुका है। यहाँ पर देखिए हमारे पास फिनिश का मैसेज आ गया, यहाँ पर अनइंस्टॉल लिखा आ रहा है और इसके ऊपर ग्रीन टिक का साइन आ गया। अगर हम इंस्टॉल पे क्लिक करें तो यहाँ पर हमारे पास 3 पैकेज आने चाहिए जो अभी हमने इंस्टॉल किए हैं। यहाँ पर देखें हमारे पास 3 पैकेजेस आ रहे हैं, microsoft.entity-framework-code.design, microsoft.entity-framework-code.sql server और microsoft.entity-framework-code.tools। 3 पैकेज हमने इंस्टॉल कर लिए। इस स्क्रीन को बंद करेंगे। पैकेजेस इंस्टॉल करने के बाद आपने अपने प्रोजेक्ट को एक दफ़ा बिल्ड करना है। बिल्ड करने के लिए आपने यहाँ पे राइट क्लिक करना है और रीबिल्ड पे क्लिक करेंगे। तो यहाँ पर हमारा प्रोजेक्ट जो है वो सक्सेसफुली रीबिल्ड हो चुका है। तो जैसे कि आपको पता है कि एंटिटी फ्रेमवर्क कोर की डीबी फर्स्ट अप्रोच को हमने यूज करना है, तो उसके लिए हमारे पास डेटाबेस का होना जरूरी है। तो अब हम पहले डेटाबेस क्रिएट करते हैं और उसके बाद हम अपनी डेटाबेस की कनेक्टिविटी करेंगे। तो यहाँ पर मैंने एसक्यूएल सर्वर मैनेजमेंट स्टूडियो ओपन कर लिया है। कनेक्ट पे क्लिक करेंगे और सबसे पहले हम एक डेटाबेस क्रिएट करेंगे एंड देन टेबल्स क्रिएट करेंगे। तो डेटाबेस क्रिएट करने के लिए आपने क्लिक करना है न्यू क्वेरी पे। न्यू डेटाबेस क्रिएट करने के लिए आप टाइप करेंगे क्रिएट डेटाबेस और इसके बाद डेटाबेस का नाम। तो डेटाबेस का नाम हम रखेंगे HRDB। इसको आपने सेलेक्ट करना है और एग्जीक्यूट पे क्लिक करेंगे। जैसे ही मैंने एग्जीक्यूट पे क्लिक किया तो ये डेटाबेस हमारे पास सक्सेसफुली क्रिएट हो चुकी है। अब इस डेटाबेस को सिलेक्ट करने के लिए आपने यहाँ पर ड्रॉप डाउन से इस HRDB को सिलेक्ट करना है और इसके बाद हम यहाँ पर टेबल क्रिएट करेंगे। तो फर्स्ट टेबल जो हमारे पास होगा वो होगा डिपार्टमेंट का। तो आपने लिखना है क्रिएट टेबल डिपार्टमेंट, और इसमें जो फील्ड्स होंगी वो होंगी हमारे पास डिपार्टमेंट आईडी और ये इंटीजर होगी और प्राइमरी की भी होगी। आइडेंटिटी सेट करेंगे, ताकि ये ऑटो इंक्रीमेंट भी होता रहे। तो इसके साथ जो सेकंड फील्ड हम लेंगे वो होगी डिपार्टमेंट नेम, यहाँ पर हम लिखेंगे वारशार और इसकी लेंथ देंगे 150। तो इसको सिलेक्ट करेंगे और एग्जीक्यूट करेंगे तो ये टेबल हमारे पास सक्सेसफुली क्रिएट हो गया। इसके बाद सेकंड टेबल जो हमने लेना है, तो नेक्स्ट टेबल क्रिएट करेंगे एम्प्लॉय का। क्रिएट टेबल, टेबल का नाम देंगे एम्प्लॉइज। इसमें फर्स्ट कॉलम जो होगा वो हमारे पास होगा एम्प्लॉय आईडी और ये होगी इंटीजर। इसके साथ साथ इसको हम प्राइमरी की सेट करेंगे और इसको आइडेंटिटी भी बनाएंगे ताकि ये ऑटो इंक्रीमेंट होती रहे। इसके बाद सेकंड जो हम लेंगे वो होगा एम्प्लॉय नेम और ये होगा वारचार और इसकी लेंथ हम सेट करेंगे 200। एम्प्लॉय नेम के बाद लेंगे एज और ये होगी इंटीजर और इसके साथ जेंडर लेंगे, ये होगा वारचार और इसकी हम लेंथ सेट करेंगे 100। इसके बाद हम लेंगे मोबाइल, ये भी वारचार होगा और इसकी लेंथ हम दे देंगे 50। मोबाइल के बाद हम ले लेंगे सैलरी और ये होगी इंटीजर और लास्ट हम लेंगे डिपार्टमेंट आईडी और ये इंटीजर होगी। यहाँ पर हमारे पास डिपार्टमेंट आईडी प्राइमरी की है और यहाँ पर हम इसको सेट करेंगे फॉरेन की, ताकि हमें पता चल सके कि कौन सा एम्प्लॉय किस डिपार्टमेंट से बिलोंग करता है। तो हम एम्प्लॉइज के टेबल में
एम्प्लॉय की डिपार्टमेंट आईडी भी साथ साथ सेव करवाएंगे। तो उसके लिए प्राइमरी फॉरेन की का रिलेशनशिप बनाएंगे। तो रिलेशनशिप बनाने के लिए हम यहाँ पर लिखेंगे फॉरेन की रेफरेंसेस, और यहाँ पर रेफरेंस हमने देना है डिपार्टमेंट का। ये जो हमारा डिपार्टमेंट का टेबल है इसका हम रेफरेंस देंगे और यहाँ पर हम पास करेंगे डिपार्टमेंट आईडी। इसको भी सिलेक्ट करेंगे और एग्जीक्यूट करेंगे। तो यहाँ पर हमारे पास दोनों टेबल सक्सेसफुली क्रिएट हो चुके हैं। इनको चेक भी करते हैं। तो टेबल चेक करने के लिए आप टाइप करेंगे सिलेक्ट ऑल फ्रॉम डिपार्टमेंट। ये हमारे पास डिपार्टमेंट का टेबल है, इसको एग्जीक्यूट करेंगे और यहाँ पर देखिए हमारे पास डिपार्टमेंट आईडी भी आ रही है और डिपार्टमेंट भी आ रहा है। और इसके साथ साथ अगर हम दूसरा टेबल चेक करें, इसको कॉपी पेस्ट करेंगे और यहाँ पर हम एम्प्लॉइज लिखेंगे, इसको सिलेक्ट करेंगे और एग्जीक्यूट करेंगे। तो यहाँ पर देखिए हमारे पास एम्प्लॉय आईडी आ रही है, एम्प्लॉय नेम, एज, जेंडर, मोबाइल, सैलरी और डिपार्टमेंट आईडी। तो टेबल हमारे सक्सेसफुली क्रिएट हो चुके हैं। तो दोनों टेबल में हम कुछ डाटा पहले से इंसर्ट कर देते हैं। तो डिपार्टमेंट के टेबल में कुछ डिपार्टमेंट्स हम खुद से ऐड करेंगे। तो उसके लिए हम यहाँ पर लिखेंगे इंसर्ट इनटू डिपार्टमेंट, वैल्यूज का कीवर्ड देंगे और यहाँ पर हमारे पास डिपार्टमेंट के टेबल में हमारे पास दो फील्ड्स हैं, डिपार्टमेंट आईडी और डिपार्टमेंट। डिपार्टमेंट आईडी जो है वो प्राइमरी की है और ऑटो इंक्रीमेंट है। तो हम सिर्फ यहाँ पर डिपार्टमेंट नेम देंगे। तो फर्स्ट जो नेम होगा हमारे पास, फर्स्ट डिपार्टमेंट जो होगा वो होगा आईटी। इसको कॉपी करेंगे और यहाँ पर 5 टाइम पेस्ट करेंगे। यहाँ पर सेकंड जो होगा वो होगा एचआर, थर्ड जो होगा सेल्स, इसके बाद एक कर लेते हैं हम फाइनेंस, अकाउंट्स और लास्ट मैनेजमेंट। इनको एग्जीक्यूट करेंगे, सिलेक्ट करें और एग्जीक्यूट पे क्लिक करें। तो ये डिपार्टमेंट्स हमारे पास इंसर्ट हो गए। तो अब अगर हम चेक करें, इस क्यूरी को एग्जीक्यूट करें तो यहाँ पर हमारे पास डिपार्टमेंट्स आ रहे हैं। इसी तरह एम्प्लॉइज के टेबल में एक एम्प्लॉय का रिकॉर्ड भी हम खुद से ऐड करेंगे ताकि जब हम करंट ऑपरेशंस परफॉर्म करें तो कुछ रिकॉर्ड्स हमारे पास पहले से अवेलेबल हों। तो एम्प्लॉय का रिकॉर्ड ऐड करने के लिए आपने यहाँ पे टाइप करना है इंसर्ट इनटू, इस दफा हमारा जो टेबल होगा वो होगा एम्प्लॉय का, एम्प्लॉइज, वैल्यूज देंगे इसमें एम्प्लॉय आईडी जो है वो हमारे पास प्राइमरी की है और ऑटो इंक्रीमेंट है तो वो हमें देने की जरूरत नहीं है। तो इसके बाद जो है हमारे पास नेम है, तो नेम हम सिंगल कोट में देंगे। यहाँ पर नेम दे दिया, नेम के बाद हमारे पास है एज। तो एज के लिए हम लिख देते हैं यहाँ पर 35। इसके बाद हम कोमा देंगे, नेम के बाद भी आपने कोमा देना है। और इसके बाद हमारे पास है जेंडर। तो जेंडर के लिए हमने वार्चर रखा हुआ है तो उसके लिए आपने यहाँ पर टाइप करना है मेल, दोबारा से कोमा लगाएंगे। जेंडर के बाद हमारे पास है मोबाइल नंबर, तो मोबाइल नंबर जो है वो भी हमारे पास वार्चर है, सिंगल कोट देंगे। इसमें आप कोई भी डमी रिकॉर्ड ऐड कर सकते हैं, कोमा लगाएंगे। और मोबाइल नंबर के बाद हमारे पास जो लास्ट फील्ड है वो है सैलरी। तो सैलरी हमारे पास इंटीजर है तो वो हम यहाँ पे टाइप करेंगे 45,000 और इसके बाद हमने देनी है डिपार्टमेंट आईडी। तो फिलहाल डिपार्टमेंट आईडी जो है वो मैं 3 रख रहा हूँ। जितनी फील्ड्स हमने अपने टेबल में बनाई थी आपने उसी के लिहाज से वैल्यूज भी प्रोवाइड करनी है। इसको सिलेक्ट करेंगे और एग्जीक्यूट पे क्लिक करेंगे। रो हमारी इंसर्ट हो गई। इसको चेक करने के लिए आपने इसको सिलेक्ट करना है और एग्जीक्यूट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर हमारे पास फर्स्ट एम्प्लॉय जो है उसका रिकॉर्ड इंसर्ट हो गया। तो डेटाबेस का काम हमारा कंप्लीट हो चुका है। यहाँ पर सबसे पहले हमने एक डेटाबेस क्रिएट की और उसके बाद हमने 2 टेबल क्रिएट करने थे। फर्स्ट जो हमने क्रिएट किया वो था डिपार्टमेंट का और सेकंड जो टेबल हमने बनाया वो है एम्प्लॉइज का। डिपार्टमेंट के टेबल में हमने 2 फील्ड्स लिए हैं, डिपार्टमेंट आईडी, उसमें हमने इंटीजर रखा है, डिपार्टमेंट आईडी को प्राइमरी की सेट किया है और आइडेंटिटी ताकि ये ऑटो इंक्रीमेंट होता रहे। उसके साथ साथ हमने डिपार्टमेंट नेम रखा है और उसकी लेंथ रखी है हमने 150। ये हमारा फर्स्ट टेबल हो गया। और सेकंड टेबल जो हमने क्रिएट किया वो है एम्प्लॉइज का। इसमें हमने एम्प्लॉय आईडी लिया है, उसको भी हमने इंटीजर रखा है और साथ इसके प्राइमरी की सेट किया है।
और इसके साथ साथ इसको हमने आइडेंटिटी भी बनाया है ताकि ये ऑटो इंक्रीमेंट होता रहे। उसके बाद हमने एम्प्लॉय नेम लिया है, उसकी लेंथ हमने 200 रखी है, एज को लिया है और जेंडर, मोबाइल, सैलरी और डिपार्टमेंट आईडी। ये डिपार्टमेंट आईडी यहाँ पर फॉरेन की है क्योंकि यहाँ पर डिपार्टमेंट आईडी को हमने प्राइमरी की सेट की है ताकि जब भी हम एम्प्लॉयज का रिकॉर्ड कोई भी ऐड करें तो उसमें हम डिपार्टमेंट आईडी भी सेव करवाएं ताकि हमें पता हो कि कौन सा एम्प्लॉय किस डिपार्टमेंट से बिलोंग करता है। उसके बाद हमने कुछ रिकॉर्ड्स डिपार्टमेंट के टेबल में कुछ रिकॉर्ड्स हमने इंसर्ट किए हैं और एक रिकॉर्ड हमने एम्प्लॉय के टेबल में भी इंसर्ट किया है। तो यहाँ पर हमारे डेटाबेस का काम जो है वो कंप्लीट हो चुका है। अब हम वापस आते हैं अपने विजुअल स्टूडियो में और यहाँ पर स्कैफोल्ड db context कमांड को एग्जीक्यूट करेंगे और अपनी डेटाबेस की कनेक्टिविटी करवाएंगे। तो स्कैफोल्ड db context की कमांड एग्जीक्यूट करने के लिए आपने आ जाना है टूल्स में और यहाँ पर आएंगे न्यूगेट पैकेज मैनेजर में और यहाँ पर देखें आपके पास है पैकेज मैनेजर कंसोल। आपने इस पर क्लिक करना है और यहाँ पर मैं कमांड कॉपी पेस्ट करूंगा और फिर मैं बताऊंगा कि इस कमांड में क्या हो रहा है। टाइपिंग पे बहुत ज्यादा टाइम लग जाता है जिसकी वजह से वीडियो की लेंथ जो है वो ज्यादा हो जाती है, तो इसलिए मैं यहाँ पे कॉपी पेस्ट करूंगा और फिर आपको बता देता हूँ कि इस कमांड में क्या हो रहा है। तो इसको एक दफा क्लियर कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने कमांड को पेस्ट किया। तो सबसे पहले आपने यहाँ पर स्कैफोल्ड db context लिखना है और इसके बाद आपने ये अपने सर्वर की इंफॉर्मेशन देनी है। ये मेरे सर्वर का नाम है और इसके बाद यहाँ पर हमारे पास डेटाबेस है। तो हमारे पास हमने जो डेटाबेस का नाम रखा था वो रखा था HRDB। ठीक है, जो आप डेटाबेस क्रिएट करेंगे आप उस हिसाब से नाम रखिएगा। यहाँ पर मेरे सर्वर का यूजर नेम और पासवर्ड है। अगर आप विंडोज ऑथेंटिकेशन यूज कर रहे हैं तो फिर आपको ये देने की जरूरत नहीं है। अगर आप विंडोज ऑथेंटिकेशन यूज करेंगे तो यहाँ पर ट्रस्टेड अंडरस्कोर कनेक्शन ये आपने ट्रू रखना है। मैंने अपने केस में फॉल्स रखा है इसलिए कि यहाँ पर मैं यूजर नेम और पासवर्ड यूज कर रहा हूँ। ये कैसे पता चलेगा, यहाँ पर देखें, यहाँ पर अगर आप इस कनेक्ट पे क्लिक करें तो यहाँ पर देखें हमारे पास आ रहा है विंडोज ऑथेंटिकेशन और एसक्यूएल सर्वर ऑथेंटिकेशन। मैं यूज कर रहा हूँ एसक्यूएल सर्वर ऑथेंटिकेशन। मैंने यूजर नेम दिया है और पासवर्ड भी दिया है। अगर आप विंडोज ऑथेंटिकेशन यूज करेंगे तो फिर आपको यूजर नेम और पासवर्ड देने की जरूरत नहीं है। ठीक है, और इसके बाद यहाँ पर आपने विंडोज ऑथेंटिकेशन के केस में आपने ट्रू रखना है और यहाँ पर ट्रस्ट सर्वर सर्टिफिकेट इक्वल टू ट्रू ये लाजमी रखना है, अदरवाइज आपके पास एरर थ्रो करेगा। और इसके बाद आपने देना है यहाँ पर डेटाबेस प्रोवाइडर। डेटाबेस प्रोवाइडर हमारे पास है microsoft.entity-framework.sql सर्वर और यहाँ पर लिखा हुआ है आउटपुट dir आउटपुट डायरेक्टरी। किस चीज के लिए आउटपुट डायरेक्टरी? मॉडल क्लासेस के लिए। ये मेरे डायरेक्टरी का नाम है मॉडल्स। मेरी जितनी भी मॉडल क्लासेस जनरेट हों वो इस डायरेक्टरी में सेव हों। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर लिखा हुआ है -context.dir। मेरी db context की जो क्लास है वो किस फोल्डर में किस डायरेक्टरी में सेव हो, तो वो मैंने लिखा है यहाँ पर डाटा, कि मेरे पास डाटा का फोल्डर क्रिएट हो और उसके अंदर मेरी db context की जो क्लास है वो सेव हो। तो अब इस कमांड को एग्जीक्यूट करते हैं, एंटर का बटन प्रेस करेंगे तो यहाँ पर स्कैफोल्ड db context की कमांड सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो चुकी है। और इसके बाद यहाँ पर देखें एक वार्निंग भी आई है। वार्निंग ये है कि आपकी जो कनेक्शन स्ट्रिंग है वो उसको db context की क्लास में नहीं होना चाहिए, इसको यहाँ से मूव करें। तो वो भी अभी हम नेक्स्ट आगे इसको मूव करेंगे। तो कनेक्शन स्ट्रिंग को भी अभी हम db context की क्लास से मूव करेंगे। तो इसको अभी फिलहाल हम बंद करेंगे और इसको भी बंद करते हैं। और अगर हम अपनी मॉडल क्लास और db context क्लास देखें तो यहाँ पर देखें हमारे पास मॉडल्स का फोल्डर है, इसके अंदर हमारी डिपार्टमेंट की क्लास है और एम्प्लॉय की क्लास है और यहाँ पर हमारे पास डाटा के नाम से डायरेक्टरी क्रिएट हुई और इसके अंदर हमारी db context की जो क्लास है वो भी सक्सेसफुली क्रिएट हो चुकी है। तो अब हम अपनी कनेक्शन स्ट्रिंग को मूव करेंगे क्योंकि जब हमने स्कैफोल्ड db context की कमांड एग्जीक्यूट की थी तो हमारे पास एक वार्निंग आ रही थी। उस वार्निंग में यही बताया जा रहा था कि आपकी कनेक्शन स्ट्रिंग को db context की क्लास में नहीं होना चाहिए क्योंकि ये सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से ठीक नहीं है, क्योंकि कनेक्शन स्ट्रिंग में हमारी सेंसिटिव इंफॉर्मेशन होती है। तो हम अपनी कनेक्शन स्ट्रिंग को db context की क्लास से appsettings.json में मूव करेंगे। यहाँ पर देखिए हमारे पास appsettings.json है, इसको आपने ओपन करना है और यहाँ पर अलाउड होस्ट आ रहा है, यहाँ पर आपने कोमा लगाना है और यहाँ पर हम लिखेंगे कनेक्शन स्ट्रिंग कॉलन का साइन देंगे और ब्रैकेट्स लगाएंगे और यहाँ पर हम अपनी कनेक्शन स्ट्रिंग की की बनाएंगे। की का नाम हम रख लेते हैं db connection और इसकी वैल्यू पास करेंगे। वैल्यू आपने कहाँ से लेनी है, इधर आ जाए। यहाँ पर हमारे पास डाटा का फोल्डर है, इसके अंदर हमारी db context की क्लास है और यहाँ पर देखें हमारी कनेक्शन स्ट्रिंग है। आपने इसको यहाँ से कॉपी करना है और इसको appsettings.json में यहाँ पर आपने इसको पेस्ट कर देना है।
चेक कर लेना अच्छे तरीके से ठीक से कॉपी पेस्ट हो गया कि नहीं। कनेक्शन स्ट्रिंग को हमने मूव कर दिया, तो अब हम अपने कनेक्शन स्ट्रिंग को रजिस्टर करेंगे। रजिस्टर करने के लिए आपने आ जाना program.cs में, इसको ओपन करेंगे और यहाँ पर देखें। इसके बाद यहाँ पर हम सबसे पहले एक सर्विस प्रोवाइडर क्रिएट करेंगे। उसके लिए वेरिएबल लेंगे प्रोवाइडर इक्वल्स builder डॉट सर्विसेज डॉट बिल्ड सर्विस प्रोवाइडर। ये हमने सर्विस प्रोवाइडर क्रिएट कर लिया। इसके बाद दोबारा एक वेरिएबल लेंगे कॉन्फिग के नाम से, और यहाँ पर हमारे पास सजेशन आ रही है, टैब की प्रेस करेंगे और यहाँ पर ये हमारे पास क्रिएट हो गया प्रोवाइडर डॉट गेट रिक्वायर्ड सर्विस आई कॉन्फ़िगरेशन। इसके बाद हमने क्या करना है, डीबी कॉन्टेक्स्ट को ऐड करना है और डेटाबेस प्रोवाइडर का बताना है, और उसके बाद हमने अपनी कनेक्शन स्ट्रिंग का बताना है। तो उसके लिए आपने यहाँ पर लिखना है बिल्डर डॉट सर्विसेज डॉट ऐड डीबी कॉन्टेक्स्ट। यहाँ पर हमने अपनी डीबी कॉन्टेक्स्ट का नाम देना है, तो हमारी डीबी कॉन्टेक्स्ट का नाम है यहाँ पर आ जाए डाटा में, और यहाँ पर हमारे पास डीबी कॉन्टेक्स्ट की क्लास है, और यहाँ पर देखिए ये हमारी डीबी कॉन्टेक्स्ट का नाम है। इसको यहाँ से कॉपी करेंगे, program.cs में आएंगे और यहाँ पर पेस्ट कर देंगे, ब्रैकेट्स लगाएंगे, db लैम्बडा एक्सप्रेशन लिखेंगे, db डॉट यूज एसक्यूएल सर्वर, ब्रैकेट्स लगाएंगे और इसमें लिखेंगे config डॉट गेट कनेक्शन स्ट्रिंग। यहाँ पर हम अपने कनेक्शन स्ट्रिंग की पास करेंगे। की हमने कहाँ पर डिफाइन की थी, ऐप सेटिंग्स में आए और यहाँ पर देखें ये हमारे पास हमारे कनेक्शन स्ट्रिंग की है, ये हमारी वैल्यू है और ये हमारी की है। इसको कॉपी करना है आपने यहाँ से, और ये वापस आए program.cs में और यहाँ पर पेस्ट करेंगे, लास्ट में आपने कॉलन का साइन लगाना है। सेव करेंगे इसको। यहाँ पर हमने अपनी कनेक्शन स्ट्रिंग को डीबी कॉन्टेक्स्ट की क्लास से ऐप सेटिंग्स डॉट जेसन में मूव किया, और उसके बाद हमने अपनी कनेक्शन स्ट्रिंग को program.cs में रजिस्टर भी कर दिया। तो इन फाइल्स को अब यहाँ से क्लोज करेंगे और एक दफा अपने प्रोजेक्ट को बिल्ड करेंगे। बिल्ड करने के लिए आपने यहाँ पे राइट क्लिक करना है और रीबिल्ड पे क्लिक करेंगे। यहाँ पर हमारा प्रोजेक्ट सक्सेसफुली रीबिल्ड हो गया। इसको बंद करेंगे। अब नेक्स्ट हम एक कंट्रोलर क्रिएट करेंगे। कंट्रोलर के लिए आपने कंट्रोलर के फोल्डर पर राइट क्लिक करना है, ऐड करेंगे और यहाँ से हमने कंट्रोलर पे क्लिक कर देना है। MVC कंट्रोलर एम्प्टी पे क्लिक करेंगे और ऐड पे क्लिक करेंगे और यहाँ पर कंट्रोलर का नाम देंगे एम्प्लॉय कंट्रोलर। लास्ट में जो 1 आ रहा है इसको रिमूव कर दें और ऐड पे क्लिक करेंगे। कंट्रोलर बनाने के बाद डेटाबेस का इंस्टेंस बनाएंगे और एक प्रॉपर्टी बनाएंगे प्राइवेट रीड ओनली HRDB कॉन्टेक्स्ट, नाम देंगे DB। इसी क्लास का कंस्ट्रक्टर बनाएंगे, CTOR लिखें और एंटर का बटन प्रेस करें और इसको हम HRDB कॉन्टेक्स्ट लिखेंगे और यहाँ पर देंगे कॉन्टेक्ट और इस DB को इनिशियलाइज करेंगे हम इक्वल्स टू इस कॉन्टेक्ट से। तो ये हमारा डेटाबेस का इंस्टेंस बन गया। अब हम एम्प्लॉय की लिस्ट डेटाबेस से फेच करेंगे। तो सबसे पहले ट्राई कैच लगाएंगे, इन केस कोई एक्सेप्शन आए तो हमें कोई प्रॉब्लम ना हो। आपने ट्राई लिखना है, डबल टैप प्रेस करें, हमारे पास ये ट्राई कैच लग गया। प्रीवियस वीडियो में हमने सिंगल टेबल से लिस्ट गेट की, अब हमने मल्टीपल टेबल से लिस्ट गेट करनी है, तो हम ज्वाइन लगाएंगे। वेरिएबल लेंगे एम्प्लॉय लिस्ट, लिंक क्यूरी यूज करेंगे, फ्रॉम एम्प्लॉय के टेबल से लिस्ट गेट करनी है तो इलियास देंगे ई इन और DB डॉट एम्प्लॉइज। ज्वाइन लगाएंगे डिपार्टमेंट के टेबल के साथ, तो हम ज्वाइन डिपार्टमेंट के टेबल को इलियास देंगे D इन DB डॉट डिपार्टमेंट। किस बिहाफ पे ज्वाइन लगेगा यहां पर हमने बताना है, ऑन E डॉट डिपार्टमेंट ID इक्वल्स D डॉट डिपार्टमेंट ID के। इसको एक नाम देंगे इनटू DEPT, फ्रॉम D इन DEPT डॉट डिफॉल्ट
और एम्प्टी। तो अब सिलेक्ट का एक पूरा ब्लॉक बनाएंगे, सिलेक्ट न्यू और एम्प्लॉय क्लास का नेम। कंट्रोल स्पेस प्रेस करेंगे तो आपके पास सारी प्रॉपर्टीज आती जाएंगी। सबसे पहले हम लेंगे एम्प्लॉय आईडी इक्वल्स ई डॉट एम्प्लॉय आईडी, एम्प्लॉय नेम इक्वल्स टू ई डॉट एम्प्लॉय नेम, एज इक्वल्स टू ई डॉट एज, जेंडर इक्वल टू जेंडर। इसी तरह सारी प्रॉपर्टीज लेनी है आपने। मोबाइल इक्वल टू ई डॉट मोबाइल, सैलरी इक्वल टू ई डॉट सैलरी, डिपार्टमेंट आईडी इक्वल टू ई डॉट डिपार्टमेंट आईडी। अब हम एम्प्लॉय मॉडल क्लास में एक डिपार्टमेंट के नेम से एक प्रॉपर्टी बनाएंगे जिसमें ज्वाइन लगकर हमारे डिपार्टमेंट्स आएंगे। तो वो बना लेते हैं। आप यहाँ पर आ जाएं, एम्प्लॉय मॉडल क्लास में आना है आपने। यहाँ पर एक फील्ड बनाएंगे, प्रॉपर्टी बनाएंगे, पब्लिक स्ट्रिंग डिपार्टमेंट, और इसको नलेबल भी बनाना है। प्रॉपर्टी बना ली हमने, इसको यहाँ से कॉपी कर लें, वापिस आए तो यहाँ पर कोमा लगाएंगे, डिपार्टमेंट इक्वल्स है डी के, और हमने चेक करवाना है कि डी नल तो नहीं है। अगर ये नल है तो इसमें एम्प्टी पास कर दो, अदरवाइज डी डॉट डिपार्टमेंट नेम्स वो इसको असाइन कर दो। यहाँ से हमने डिपार्टमेंट ले लेना है। डिपार्टमेंट के नेम से हमने एक प्रॉपर्टी बनाई और इसको इक्वल किया डी के। डी हमारे पास क्या है? डी हमारे पास डी डॉट डिपार्टमेंट्स है। हमने चेक किया कि डी अगर इक्वल है नल के तो इसमें एम्प्टी स्ट्रिंग पास कर दो, अदरवाइज इसमें डिपार्टमेंट्स जो है हमारे पास वो इसको असाइन कर दो। ये लिस्ट हमने बना ली। इस एम्प्लॉय लिस्ट को हम अपने इस व्यू को असाइन कर देंगे। असाइन कैसे करेंगे? आपने यहाँ पे लिखना है रिटर्न व्यू, और इसमें हम ये लिस्ट पास कर देंगे। और आपने क्या करना है, इस रिटर्न व्यू को यहाँ से आपने कट करना है और इस थ्रो की जगह पे इसको पेस्ट कर देना है। लिस्ट हमारी रेडी हो गई। अब हमने इसका व्यू क्रिएट करना है। तो व्यू क्रिएट करने के लिए आपने इस पे इंडेक्स पे राइट क्लिक करें और इसका व्यू क्रिएट करेंगे। ऐड व्यू पे क्लिक करेंगे, रेजर व्यू सिलेक्ट करना है आपने और ऐड पे क्लिक करेंगे। यहाँ से हमने व्यू नेम देना है। व्यू नेम हमारे पास इंडेक्स है। टेम्पलेट सिलेक्ट करेंगे, टेम्पलेट आपने लेना लिस्ट, ठीक है। इसके बाद मॉडल क्लास, मॉडल क्लास हमारे पास कौन सी है? एम्प्लॉय। एम्प्लॉय मॉडल क्लास सिलेक्ट करेंगे। डीबी कॉन्टेक्ट क्लास, यहाँ से आपने डीबी कॉन्टेक्ट क्लास भी सिलेक्ट कर लेनी है और ऐड पे क्लिक करेंगे। जैसे मैंने ऐड पे क्लिक किया तो यहाँ पर हमारा जो व्यू है वो जनरेट होना स्टार्ट हो गया। तो एम्प्लॉइज लिस्ट का व्यू हमारे पास क्रिएट हो गया। कुछ फॉर्मेटिंग कर लेते हैं साथ साथ। यहाँ पर हमारे पास इंडेक्स है तो इंडेक्स को हम यहाँ पर करेंगे एम्प्लॉइज लिस्ट, और इसको हम H3 में कन्वर्ट करेंगे। यहाँ पर हमारे पास न्यू एम्प्लॉय ऐड करने का लिंक है। तो यहाँ पर हम करेंगे, इसके टेक्स्ट को चेंज करेंगे, यहाँ पर करेंगे ऐड एम्प्लॉय। इसके बाद यहाँ पर हमारे पास टेबल स्टार्ट हो रहा है तो टेबल को कुछ क्लासेस असाइन कर देंगे। टेबल डैश बॉर्डर्ड, टेबल डैश स्ट्राइप। तो इसके बाद हमारे पास आ रहा है एम्प्लॉय नेम, एज, जेंडर, मोबाइल, सैलरी, डिपार्टमेंट और डीईपीटी। इस डीईपीटी की हमें ज़रूरत नहीं है, इसको यहाँ से रिमूव कर देंगे। और इसके साथ साथ यहाँ पर मॉडल में भी हम इसको रिमूव कर देंगे। और यहाँ पर हमें ये डिटेल्स का लिंक नहीं चाहिए, इसको यहाँ से रिमूव करेंगे। और एक काम कर लें, यहाँ पर इस डिपार्टमेंट को यहाँ से कट करें और इसको नेम के बाद लें। और इसी तरह मॉडल में भी आपने करना है। इसको यहाँ से कट करेंगे और नेम के बाद इसको आपने पेस्ट कर देना। सेव करेंगे तो इसको चलाकर भी देखते हैं कि एम्प्लॉइज की लिस्ट हमारे पास किस तरह से डिस्प्ले हो रही है।
तो यहाँ पर आपने इसको रन करना है। यहाँ पर हमारी एप्लीकेशन रन हो चुकी है, लेकिन जैसा कि आपको पता है कि बाय डिफ़ॉल्ट राउटिंग में होम कंट्रोलर और इंडेक्स एक्शन मेथड कॉल होता है। तो यहाँ पर हमने राउटिंग सेट नहीं की, तो हम राउटिंग को सेट कर लेते हैं। उसके लिए आपने आ जाना है यहाँ पर program.cs फाइल में, यहाँ पर नीचे आए, यहाँ पर देखें, यहाँ पर जो बाय डिफ़ॉल्ट जो कॉल हो रहा है वो है होम कंट्रोलर और उसका इंडेक्स एक्शन मेथड। यहाँ पर हमने होम नहीं करना, यहाँ पर हम करेंगे एम्प्लॉय कंट्रोलर हो गया, और उसके बाद एक्शन जो कॉल हो रहा है वो है इंडेक्स का। तो हमने जो एम्प्लॉय लिस्ट कॉल की है, हमने भी इंडेक्स के एक्शन मेथड में ही एम्प्लॉयज की लिस्ट कॉल की है। तो इंडेक्स को इसी तरह ही रहने देना आपने, लेकिन कंट्रोलर आपने होम की जगह पे एम्प्लॉय करना है। प्रोजेक्ट को स्टॉप करेंगे और दोबारा से इसको रन करते हैं। राउटिंग हमने सेट कर दी, लेकिन यहाँ पर हमारे पास एक एरर आ रहा है, कनेक्शन स्ट्रिंग प्रॉपर्टी हैज बीन नॉट इनिशियलाइज्ड। इसका मतलब ये है कि हमारी कनेक्शन स्ट्रिंग में कोई प्रॉब्लम है। तो इसको चेक कर लेते हैं। वापस आएंगे अपनी कनेक्शन स्ट्रिंग में, यहाँ पर आ जाएं, ऐप settings.json में आए, और यहाँ पर हमारे पास है सर्वर नेम, डेटाबेस, यूजर नेम, पासवर्ड, ट्रस्टेड कनेक्शंस इक्वल्स टू फॉल्स, ट्रस्ट सर्टिफिकेट इक्वल्स टू ट्रू। ये हमारे पास ठीक है, लेकिन ये देखें यहाँ पर कनेक्शन स्ट्रिंग नहीं है, कनेक्शन स्ट्रिंग्स है, एस भी आएगा। आपने इस चीज़ का खास ख्याल रखना है कि कनेक्शन स्ट्रिंग्स लिखना है आपने। इसको सेव करें और दोबारा से इसको हम रन करेंगे और फिर देखते हैं कि हमारे पास कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। अगर इन केस कोई प्रॉब्लम हुई तो उसको हम रिजॉल्व करेंगे। दोबारा से इसको रन करते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास एम्प्लॉयज़ की लिस्ट सक्सेसफुली डिस्प्ले हो चुकी है। कुछ फॉर्मेटिंग हमने कर लिया है, लेकिन यहाँ पर जो हमारे पास एम्प्लॉयज़ लिस्ट है और यहाँ पर ऐड एम्प्लॉय का लिंक है, पहले इसको सेट करते हैं। तो यहाँ पर आ जाएं, यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर हमारे पास इंडेक्स है, सबसे ऊपर आ जाएं टॉप पे। तो यहाँ पर हम एक डिव लेंगे और इसको क्लास देंगे कंटेनर डैश फ्लू। इसके अंदर एक और डिव लेंगे और इसको क्लास असाइन करेंगे इसको क्लास देंगे रो। इस रो में हम दो सेक्शन बनाएंगे। इसको कॉपी पेस्ट करेंगे। फर्स्ट सेक्शन में हम एम्प्लॉयज लिस्ट को रखेंगे। यहाँ पर आपने H3 को यहाँ से कट करना है और यहाँ पर इसको पेस्ट कर देना है। और इसके बाद यहाँ पर ये जो आपके पास P है, जो हमारे पास एम्प्लॉय ऐड करने का लिंक है, आपने इसको यहाँ से कट करना है, इसको दूसरे सेक्शन में आपने पेस्ट कर देना है। और ये जो हमारे पास P है, इसको भी एक क्लास असाइन कर देते हैं फ्लोट डैश एंड, ताकि ये राइट साइड पे मूव कर दे। और ये हमारे पास एम्प्लॉय ऐड करने का लिंक है, तो इस लिंक को बटन में कन्वर्ट करेंगे। क्लास असाइन करेंगे इसको btn डैश प्राइमरी। इस रो को हम एक बैकग्राउंड कलर भी असाइन कर देते हैं। फॉर्मेटिंग आप अपने हिसाब से कुछ भी कर सकते हैं। और यहाँ पर आपने ऐड करना है मार्जिन टॉप 3 दे दें, और इसको भी यहाँ पर आपने empty-3 करना है। इसको सेव करेंगे और इसका रिजल्ट देखते हैं कि क्या इम्पैक्ट हुआ है। तो यहाँ पर देखें हमारे पास बूटस्ट्रैप और स्टाइलिंग की जो CSS है वो इम्प्लीमेंट हो रही है। इसको आप मजीद इंप्रूव कर सकते हैं। और यहाँ पर अगर आप टेबल की हेडिंग को भी बैकग्राउंड कलर असाइन करना चाह रहे हैं तो वो भी आप बहुत सिंपल आसानी से कर सकते हैं। यहाँ पर आए, यहाँ पर सबसे ऊपर आ जाएं, यहाँ पर आपने स्टाइल, इसमें आपने देना है टेबल TRTH और इसको आपने बैकग्राउंड कलर असाइन कर देना है। फाइल को सेव करेंगे और इसका रिजल्ट देखते हैं। और यहाँ पर देखें हमारे पास बैकग्राउंड कलर भी असाइन हो गया। और अगर यहाँ पर हमने सीरियल नंबर डिस्प्ले करवाना हो तो वो भी हम बहुत इजी कर सकते हैं। तो उसके लिए आपने क्या करना है, यहाँ पर आ जाएं,
सबसे ऊपर एक आपने टीएच लेना है और इसमें आपने हेडिंग देनी है सीरियल नंबर, और इसके साथ साथ आपने आ जाना है नीचे यहाँ पर मॉडल में, और यहाँ पर एक आप टीडी लेंगे और यहाँ पर टेबल बॉडी के बाद आप एक वेरिएबल बनाएं। नाम रखें आई और इसको 0 वैल्यू असाइन कर, और इस वेरिएबल को आपने लूप के अंदर प्लस करवाना है। आई लिखेंगे प्लस प्लस, जब तक लूप चलता रहे और इसमें प्लस होता रहे। इसको यहाँ से बंद कर देंगे, और ये जो हमने टीडी बनाई थी यहाँ पर आपने इसको कॉल कर लेना @i। इसको सेव करेंगे और इसका रिजल्ट देख, तो यहाँ पर देखें हमारे पास सीरियल नंबर डिस्प्ले हो गया। तो एम्प्लॉइज की लिस्ट हमारे पास डिस्प्ले हो रही है। तो अब हम एम्प्लॉय ऐड करने पर काम कर लेते हैं। जब हम ऐड एम्प्लॉय पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर हमारे पास कंट्रोलर कौन सा है, एम्प्लॉय कंट्रोलर, और एक्शन कौन सा है, क्रिएट का एक्शन। हम क्रिएट का एक्शन क्रिएट कर लेते हैं। पेज कैन नॉट बी फाउंड, ये इसलिए आ रहा है क्योंकि क्रिएट का एक्शन हमने अभी नहीं बनाया, तो इसको बना लेते हैं। आप यहाँ पर आए एम्प्लॉय कंट्रोलर में और इसको यहाँ से क्लोज करेंगे, और इसके बाद यहाँ पर लेंगे पब्लिक, और नाम रखेंगे क्रिएट। रिटर्न करवाएंगे व्यू। व्यू क्रिएट करने से पहले इसको स्टॉप करेंगे, क्रिएट पर राइट क्लिक करेंगे, ऐड व्यू। यहाँ पर आपने रेजर व्यू लेना है, ऐड करेंगे। यहाँ पर हमारे पास व्यू का नेम आ रहा है क्रिएट, इसको क्रिएट ही रहने देंगे। इसके बाद आपने टेम्पलेट सेलेक्ट करना है क्रिएट का। इसके बाद मॉडल क्लास देनी है आपने। मॉडल क्लास हमारे पास जो होगी वो होगी एम्प्लॉय, और इसके बाद डीबी कॉन्टैक्ट्स। डीबी कॉन्टैक्ट्स हमारे पास पहले से ही आ रहा है। ऐड पे क्लिक करेंगे। जैसे ही मैंने ऐड पे क्लिक किया तो यहाँ पर हमारे पास ऐड एम्प्लॉय का फॉर्म जो है वो क्रिएट हो जाएगा। एम्प्लॉय ऐड करने का व्यू हमारे पास क्रिएट हो चुका है, जिसका नाम हमने क्रिएट रखा था। और यहाँ पर देखें हमारे पास हेडिंग आ रही है क्रिएट, और इसके बाद यहाँ पर हमारे पास जो है एम्प्लॉय है। इसको नाम चेंज कर देते हैं, यहाँ पर एम्प्लॉय लिस्ट कर देते हैं, और इस क्रिएट को यहाँ से रिमूव करेंगे। कुछ फॉर्मेटिंग भी साथ साथ कर लेते हैं। यहाँ पर हमारे पास फर्स्ट फील्ड जो है वो है एम्प्लॉय नेम, इसके बाद एज, जेंडर, मोबाइल, सैलरी, डिपार्टमेंट आईडी। इसकी हमें जरूरत नहीं है डिपार्टमेंट आईडी की, इसको यहाँ से रिमूव करेंगे। और इसके बाद हमारे पास है डिपार्टमेंट, इसकी भी हमें ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमने ड्रॉप डाउन को यूज़ करना है, तो इसकी ज़रूरत नहीं है, इसको भी यहाँ से रिमूव कर दें। और इसके बाद हमारे पास है सबमिट का बटन, इसकी वैल्यू हम करेंगे यहाँ पर सेव, और यहाँ पर हमारे पास लिंक है तो इसका नाम चेंज करेंगे। यहाँ पर इसका नाम रखेंगे और इसको बटन बनाएंगे। बटन बनाने के लिए इसको हम क्लास दे देंगे btn, btn डैश वार्निंग। इस लिंक को यहाँ से कट करेंगे और इसको हम ऊपर ले जाएंगे। इसको यहाँ से रिमूव कर दें और ऊपर ले आए, और यहाँ पर इसको हमने यहाँ पर इसको पेस्ट करेंगे। टाइम को सेव करने के लिए कुछ कोड हम कॉपी पेस्ट कर लेते हैं। आप यहाँ पर आ जाएं इंडेक्स में और यहाँ पर सबसे ऊपर आएँ। यहाँ पर हमारे पास था ये कंटेनर जो हमने बनाया था, इसको आपने क्लोज करना, यहाँ से इसको कॉपी करें और वापस आए क्रिएट में, और यहाँ पर इसको पेस्ट कर दें। इसको यहाँ से हम रिमूव कर देंगे, और यहाँ पर आपने क्या करना है, यहाँ पर आप टेक्स्ट इसका कर दें ऐड एम्प्लॉय, और यहाँ पर हो जाएगा एम्प्लॉय लिस्ट। फाइल को सेव करेंगे और इसका रिजल्ट देखते हैं। तो यहाँ पर देखें हमारे पास एम्प्लॉय की लिस्ट आ रही है, और अगर हम ऐड एम्प्लॉय पे क्लिक करें तो यहाँ पर देखें हमें एम्प्लॉय ऐड करने का व्यू नजर आ रहा है। यहाँ पर हमारा कंट्रोलर कौन सा है, एम्प्लॉय कंट्रोलर है, और हमारा एक्शन मेथड कौन सा कॉल हो रहा है, क्रिएट का एक्शन मेथड कॉल हो रहा है। इसकी फॉर्मेटिंग भी हम साथ साथ करेंगे, लेकिन यहाँ पर पहले हम एक ड्रॉप डाउन बनाएंगे जिसमें हम डिपार्टमेंट की लिस्ट डिस्प्ले करवाएंगे। हम अपने एम्प्लॉय कंट्रोलर से डिपार्टमेंट की लिस्ट अपने इस व्यू को पास करेंगे। तो उसके लिए आप आ जाए एम्प्लॉय कंट्रोलर में, तो यहाँ पर देखें हमारा एम्प्लॉय कंट्रोलर है। कौन सा एक्शन मेथड कॉल हो रहा था, क्रिएट का, तो आपने क्रिएट वाले में आ जाना। ये देखिए तो ये हमारे पास क्रिएट का मेथड है। तो सबसे पहले हमने क्या करना है, इसको असिंक मेथड बनाएंगे।
और इसको आई एक्शन रिजल्ट को हमने टास्क में रखना है। तो यहां पर हम लेंगे एक व्यू बैग, नाम रखेंगे डिपार्टमेंट, और इस व्यू बैग को हम डिपार्टमेंट की लिस्ट पास करेंगे। तो यहां पर लिखेंगे db डॉट डिपार्टमेंट्स डॉट टू लिस्ट, और यहां पर आपने क्या करना है, यहां पर आपने अवेट लगाना है। यहां पर हमने व्यू बैग लिया और नाम रखा डिपार्टमेंट, और डिपार्टमेंट्स के टेबल से लिस्ट फेच करके इस व्यू बैग को पास कर दी। अब इस व्यू बैग को हम अपने क्रिएट के व्यू में यूज करेंगे। तो उसके लिए यहाँ पर नीचे आ जाए, ड्रॉप डाउन बनाते हैं। यहाँ पर हमारे पास है मोबाइल, इसको कॉपी करेंगे। सैलरी से पहले हम यहाँ पर एक ड्रॉप डाउन बनाएंगे। इनपुट की फील्ड हमें नहीं चाहिए, हमें ड्रॉप डाउन चाहिए, तो इसको यहाँ से रिमूव करेंगे। ये लेबल हमारा डिपार्टमेंट के लिए होगा, तो यहाँ पर हम करेंगे डिपार्टमेंट, इसको यहाँ से कॉपी करें, और यहाँ पर भी मोबाइल की जगह भी हम करेंगे डिपार्टमेंट। यहाँ पर हम लेंगे सिलेक्ट का टैग, क्लास असाइन करेंगे फॉर्म ग्रुप, और ये होगा ASP फॉर डिपार्टमेंट आईडी। इसके बाद यहाँ पर हमने लेनी है ऑप्शन, ऑप्शन का टैग लेंगे। इसकी वैल्यू जो होगी वो होगी एम्प्टी, और इसमें जो टेक्स्ट नजर आएगा सिलेक्ट डिपार्टमेंट। इसके बाद हम यहां पर लगाएंगे फॉर ईच लूप, यहां पर लेंगे वेरिएबल, नाम रखेंगे DEP इन, और यहां पर हम अपना व्यू बैग पास करेंगे, व्यू बैग जो हमने कंट्रोलर में बनाया था। यहां से इसको कॉपी करें, तो यहां पर इसको पेस्ट करें। लूप के अंदर दोबारा से ऑप्शन का टैग लेंगे, इसको वैल्यू असाइन करेंगे @DEP। ये DEP कौन सा है, ये जो हमने बनाया है, डॉट डिपार्टमेंट आईडी। ये वो डिपार्टमेंट आईडी है जो हम डेटाबेस में सेव करवाएंगे। फ्रंट एंड पे हमने नेम डिस्प्ले कराना है, तो नेम डिस्प्ले करवाने के लिए हमारी प्रॉपर्टी का नाम क्या है, उसके लिए आप यहाँ पर आए डिपार्टमेंट्स में। ये हमारी मॉडल क्लास है, तो यहाँ पर देखें ये हमारे पास डिपार्टमेंट नेम की प्रॉपर्टी है। इसको कॉपी करें, वापिस आए यहाँ पर, और यहाँ पर हम लिखेंगे @DEP.department1। फाइल को सेव करेंगे, और यहाँ पर हम अपने इस कंट्रोलर को भी सेव करते हैं। एप्लीकेशन को एक दफ़ा स्टॉप करेंगे और दोबारा से इसको रन करते हैं और इसका रिजल्ट देखते हैं। यहाँ पर हमारी एप्लीकेशन रन हो चुकी है, एम्प्लॉय की लिस्ट नजर आ रही है। अगर ऐड एम्प्लॉय पे क्लिक करें तो यहाँ पर हमारे पास ड्रॉप डाउन शो हो रही है, लेकिन इस पे बूटस्ट्रैप की क्लास अप्लाई नहीं हुई, तो पहले चेक कर लेते हैं। यहाँ पर आ जाएं, क्रिएट में आए, तो यहाँ पर देखें हमारे पास यहाँ पर फॉर्म ग्रुप नहीं आना, यहाँ पर फॉर्म कंट्रोल आएगा। आप यहाँ से इस क्लास को कॉपी करें और इसको यहाँ पर पेस्ट कर दें। यहाँ पर फॉर्म ग्रुप नहीं आना, फॉर्म कंट्रोल आएगा। सेव करेंगे और दोबारा से पेज को रिफ्रेश करते हैं। तो आप देखें ड्रॉप डाउन हमारी बिल्कुल ठीक तरीके से डिस्प्ले हो रही है। कितनी आसानी के साथ हमने ड्रॉप डाउन का काम कंप्लीट कर लिया। यूआई को भी साथ साथ इंप्रूव करेंगे। ये एम्प्लॉय के फॉर्म को हम राइट साइड पर डिस्प्ले करवाएंगे और लेफ्ट साइड पे कोई एक इमेज डिस्प्ले करवा देंगे। इस लाइन को भी यहाँ से रिमूव करेंगे, और यहाँ पर हमारे पास जो सेव का बटन है इसके ऊपर हम क्लास अप्लाई करेंगे DGrid। तो उसके लिए वापिस आ जाए यहाँ पर, और प्रोजेक्ट को हम करेंगे स्टॉप, और यहाँ पर देखें सबसे पहले हमारे पास ऊपर जो लाइन आ रही है इसको रिमूव करते हैं। यहाँ पर हमारे पास HR का टैग है, इसको यहाँ से रिमूव करें, और इसके बाद यहाँ पर जो हमारे पास बटन है सेव का, यहाँ पर फॉर्म ग्रुप के साथ आप DGrid भी अप्लाई कर दें, और इसको मार्जिन टॉप दे दें। सेव करेंगे, और इसके साथ साथ तो इस रो के बाद यहाँ पर हम एक div लेंगे और इसको क्लास अप्लाई करेंगे, कॉल MD6। ये मैंने क्लास अप्लाई कर दी, और इसके हम दो पोर्शन बनाएंगे।
एक पोर्शन में हम इमेज डिस्प्ले करवा देंगे और सेकंड पोर्शन में हम एम्प्लॉय का फॉर्म डिस्प्ले करवाएंगे। तो यहाँ पर हमने इमेज डिस्प्ले करवानी है, तो पहले हम इमेज ले आते हैं। यहाँ पर आप सॉल्यूशन एक्सप्लोरर में आए और यहाँ पर एक फोल्डर ऐड करें, ऐड फोल्डर इमेजेस। आपने फोल्डर बना लिया। आप कोई भी इमेज डिस्प्ले करवा सकते हैं। मेरे पास पहले से एक इमेज है, मैं इसको यहाँ से ड्रैग एंड ड्रॉप करता हूँ। ये मेरे पास इमेज आ गया और यहाँ पर हम इमेज का टैग लेंगे। इसका वेट भी दे देते हैं, 550 कर देते हैं और हाइट भी दे देते हैं। साथ हाइट हम रखेंगे 410। इसको सेव करेंगे। तो यहाँ पर इमेज का काम हमने कर लिया। रो के बाद हमने एक डिव ली है जिसको हमने 6 कॉलम दिए हैं और उसके बाद एक सेकंड डिव ली जिसको हमने 6 कॉलम दिए हैं। इस 6 कॉलम में हमने इमेज को डिस्प्ले करवाया। तो अब ये जो हमारे पास सेकंड पोर्शन है, इसमें हम अपना एम्प्लॉय का फॉर्म डिस्प्ले कराएंगे। तो उसके लिए आपने यहाँ पर क्या करना है, एक डिव ले लें, इसको क्लास असाइन करें, रो। तो इसके बाद आपने क्या करना है, ये जो हमारे पास कॉल MD4 है, इसको आपने यहाँ से क्लोज करना है। इसको पूरे को सिलेक्ट करें, यहाँ से कट करें और इस रो के अंदर इसको पेस्ट कर दें। ये काम हो गया। और इसके बाद आपने क्या करना है, ये जो आपके पास कॉल MD4 है, यहाँ पर जो आपके पास कॉल MD4 है, यहाँ पर जो आपके पास कॉल MD4 है, इसको आप एड कर दें और इसके बाद यहाँ पर ऑफसेट भी अप्लाई करें। यहाँ पर आप देंगे ऑफसेट 2। फाइल को सेव करेंगे, प्रोजेक्ट को रन करते हैं और इसका एक दफा डिस्प्ले चेक करते हैं। प्रोजेक्ट रन हो गया। तो यहाँ पर ऐड एम्प्लॉय पे क्लिक करेंगे। तो यहाँ पर देखें हमने UI को थोड़ा सा इंप्रूव कर लिया। फॉर्मेटिंग डिजाइनिंग आप अपनी मर्जी से कर सकते हैं। मैं आपको एक बात बता दूं कि एक काम को करने के मल्टीपल तरीके होते हैं और एक वीडियो में सारे तरीके एक्सप्लेन करना, बताना पॉसिबल नहीं होता। तो अब हम इस सेव के बटन पे काम करेंगे। जब हम एम्प्लॉय का फॉर्म फिल करेंगे और सेव पे क्लिक करेंगे तो कौन सा एक्शन मेथड कॉल होगा, तो उसके लिए आप यहाँ पर आए। हमारे पास यहाँ पर देखिए कौन सा एक्शन मेथड कॉल हो रहा है, क्रिएट का। हम क्रिएट का नहीं करेंगे, हम यहाँ पर करेंगे सेव का। ये एक्शन मेथड अभी हमने बनाया नहीं है, ये अभी हमने बनाना है। और इस पे रिक्वेस्ट कौन सी होगी, इस पे HTTP पोस्ट की रिक्वेस्ट होगी। ये एक्शन मेथड अभी हमने बनाना है। तो उसके लिए आप कंट्रोलर में आ जाएं। ये जो एक्शन मेथड आपको नजर आ रहा है, ये हमारे व्यू को रिप्रेजेंट कर रहा है, जिसमें हमने अपने एम्प्लॉय का फॉर्म डिस्प्ले करवाया है। अब इस एम्प्लॉय के फॉर्म से हमें डाटा रिसीव होगा ऑब्जेक्ट की फॉर्म में और उस डाटा को, उस ऑब्जेक्ट को हमने सेव करवाना है। तो उसके लिए भी हमें एक एक्शन मेथड चाहिए होगा। इसी को कॉपी करेंगे और यहाँ पर दोबारा इसको पेस्ट करेंगे। नाम इसका हमने क्या रखना है, नाम हम रखेंगे, देखें यहाँ पर हमारे पास क्रिएट में हमने नाम क्या रखा है, ASP एक्शन में हमने नाम क्या पास किया है, सेव। इसको आप यहाँ से कॉपी करें और यहाँ पर इसको पेस्ट करते हैं। इस क्रिएट के फॉर्म से हमें एक ऑब्जेक्ट रिसीव होगा। तो यहाँ पर हम ऑब्जेक्ट लेंगे, नाम रखेंगे OBJ और ये हमारी कौन सी रिक्वेस्ट होगी, ये हमारी होगी HTTP पोस्ट की रिक्वेस्ट। इस व्यू बैग को आपने यहाँ से रिमूव कर देना है और सबसे पहले यहाँ पर हम लगाएंगे ट्राई कैच। ट्राई लिखेंगे, डबल टैप प्रेस करेंगे तो यहाँ पर हमारे पास ट्राई कैच लग गया। इन केस अगर कोई एक्सेप्शन आए तो उसको हम आसानी से डील कर सके। सबसे पहले एक इफ कंडीशन लगाएंगे और इसमें हम चेक करेंगे कि हमारी जो मॉडल स्टेट है वो वैलिड है या नहीं। अगर वो वैलिड है तो फिर ये टास्क परफॉर्म हो। और यहाँ पर हम लिखेंगे db.employees.add और इसमें हमने क्या करना है, अपना ऑब्जेक्ट पास कर देना है। ऑब्जेक्ट हमें कहाँ से मिल रहा है, ये हमारे पास ऑब्जेक्ट आ रहा है, इसको आपने यहाँ पर पेस्ट कर देना है। और इसके बाद यहाँ पर आपने लगाना है अवेट, क्योंकि जब आप असिंक यूज़ कर रहे होते हैं तब आपने यहाँ पर अवेट लिखना है
उसके बाद db डॉट सेव चेंजेस आपने लाजमी करना है और यहाँ पर हमारा डाटा जो है वो सेव हो जाएगा। और डेटाबेस में सेव होने के बाद आप यहाँ पर लिखते हैं मॉडल स्टेट डॉट क्लियर कि हमारा जो फॉर्म है वो क्लियर भी हो जाए। और इसके बाद आपने क्या करना है, सेव होने के बाद आपने इसको रीडायरेक्ट करवाना है। कहाँ पर रीडायरेक्ट करवाएंगे? मॉडल स्टेट क्लियर होने के बाद आपने यहाँ पे लिखना है रिटर्न रीडायरेक्ट टू एक्शन और यहाँ पर हम और इसको एम्प्लॉय की लिस्ट पर रीडायरेक्ट करवा देंगे। और हमारी एम्प्लॉय की लिस्ट कहाँ पे है, यहाँ पर देखें, यहाँ पर हमारे पास जो एक्शन मेथड है एम्प्लॉय की लिस्ट के लिए वो है इंडेक्स का। तो यहाँ पर मैंने इंडेक्स पास कर दिया। तो यहाँ पर जैसे ही हमारा डाटा सेव होगा, डाटा सेव होने के बाद यहाँ पर हम मॉडल स्टेट क्लियर करेंगे। मॉडल स्टेट जैसे ही क्लियर हो जाएगी तो उसके बाद हम इसको रीडायरेक्ट करवा देंगे, रीडायरेक्ट टू एक्शन इंडेक्स पे, एम्प्लॉय की लिस्ट पे रीडायरेक्ट हो जाएगा। और अगर हमारी मॉडल स्टेट वैलिड ना हो तो हम इसको इसी व्यू पर ही रहने देंगे और यहाँ पर लिखेंगे रिटर्न व्यू और इसको हमने यही व्यू पास कर देना। तो यहाँ पर हम एक कंडीशन और लगाएंगे और उस कंडीशन में हम लिखेंगे कि ये जो हमारे पास ऑब्जेक्ट आ रहा है, कौन सा ऑब्जेक्ट, ये जो हमारे पास ऑब्जेक्ट आ रहा है, इस ओबीजे में जो हमारे पास एम्प्लॉय आईडी है, अगर वो बराबर है 0 के तो तब हमारा डाटा जो है वो सेव हो। आपने क्या करना है, इन 3 लाइंस को यहाँ से उठाएं, कट करें और यहाँ पर पेस्ट कर दें। ये कंडीशन मैंने क्यों लगाई है, ये जब हम एडिट का काम करेंगे तो मैं और ज्यादा आपको क्लियर कर दूंगा। एक बात याद रखें, जब भी न्यू एम्प्लॉय का रिकॉर्ड सेव होने के लिए आएगा तो इस ऑब्जेक्ट में एम्प्लॉय आईडी जो होगी वो 0 होगी। और हम कह रहे हैं कि अगर एम्प्लॉय आईडी, इस ऑब्जेक्ट में एम्प्लॉय आईडी अगर बराबर है 0 के तो तब क्या करें, एम्प्लॉय का रिकॉर्ड सेव कर दे। ये हमने कंडीशन लगा दी यहाँ पर। तो हमें एक काम और करना होगा, इस एम्प्लॉय आईडी को गेट करने के लिए हमें एक हिडन फील्ड बनानी होगी। तो वापस आए क्रिएट में और यहाँ पर आप कहीं पर भी एक इनपुट लें, इसी को कॉपी कर लें, यहाँ पर पेस्ट करें और यहाँ पे इसको टाइप दे दें। इसकी टाइप हम यहाँ पे रखेंगे हिडन और हमें यहाँ पर इस क्लास की जरूरत नहीं है, इसको आप यहाँ से रिमूव कर दें। और एम्प्लॉय नेम की जगह पे करेंगे हम एम्प्लॉय आईडी। इस इनपुट को हमने हिडन रखा है क्योंकि इस एम्प्लॉय आईडी को हमने डिस्प्ले नहीं करवाना। फाइल को सेव करेंगे और वापस आएंगे अपने कंट्रोलर में और यहाँ पर आपने लिखना है मॉडल स्टेट डॉट रिमूव और इसमें हम पास करेंगे एम्प्लॉय आईडी, ताकि जब भी हमारी मॉडल स्टेट चेक हो तो इस एम्प्लॉय आईडी को कंसीडर ना करे। आपको याद होगा कि जब हमने डेटाबेस में एम्प्लॉय का टेबल क्रिएट किया था तो तब हमने एम्प्लॉय आईडी को प्राइमरी की और आइडेंटिटी सेट किया था। आइडेंटिटी का जो नंबर होता है वो 1 से स्टार्ट होता है, तो इसलिए यहाँ पर हमने क्या किया, एम्प्लॉय आईडी को रिमूव कर दिया कि जब भी हमारी मॉडल स्टेट चेक हो तो एम्प्लॉय आईडी को चेक ना करे, क्योंकि जब भी एम्प्लॉय का रिकॉर्ड जो है सेव होने के लिए जाएगा तो एम्प्लॉय आईडी उसको उसी टाइम ही असाइन होगी। फाइल को सेव करना है आपने और इसके बाद आपने आ जाना है एम्प्लॉय मॉडल क्लास में। यहाँ पर आपने एक काम करना है, यहाँ पर ये जो हमने फील्ड बनाई थी डिपार्टमेंट की, ये हमने टेम्परेरी बनाई थी। टेम्परेरी इसलिए बनाई थी कि हमने डिपार्टमेंट्स के जो नेम थे वो डिस्प्ले करवाने थे। ये फील्ड हमारे पास हमारे डेटाबेस में नहीं है, तो इसलिए इसको यहाँ पर हमने लिखना है नॉट मैप्ड। ये नॉट मैप्ड हमने इसलिए लगाया कि जब भी एम्प्लॉय का रिकॉर्ड हम ऐड करें या एडिट करें तो इस डिपार्टमेंट की जो फील्ड है, ये जो प्रॉपर्टी है, इसको वो कंसीडर ना करें। तो फाइल को सेव करेंगे, वापस आते हैं अपने कंट्रोलर में और इस एप्लीकेशन को रन करेंगे और एक एम्प्लॉय का रिकॉर्ड ऐड करके देखते हैं। तो यहाँ पर हमारी एप्लीकेशन रन हो चुकी है, एम्प्लॉय की लिस्ट नजर आ रही है। अगर ऐड एम्प्लॉय पे क्लिक करें, यहाँ पर हमारे पास एम्प्लॉय का फॉर्म आ गया। और अगर यहाँ पर हम डाटा फिल करें, एज दे दें यहाँ पर और जेंडर देंगे, कोई भी मोबाइल नंबर दे दें, यहाँ पर डिपार्टमेंट सेलेक्ट करेंगे और जैसे यहाँ पर हम सैलरी लिखकर सेव पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर हमारे पास एम्प्लॉय का रिकॉर्ड सक्सेसफुली ऐड हो गया। तो अब हम एडिट पे काम कर लेते हैं। अगर किसी एम्प्लॉय का रिकॉर्ड हमने एडिट करना हो, कोई भी चेंजिंग्स करनी हो, नेम चेंज करना हो, डिपार्टमेंट चेंज करना हो या किसी भी फील्ड में कोई चेंजिंग्स करनी हो, तो वो हम किस तरह से करेंगे, एम्प्लॉय का रिकॉर्ड हम किस तरह से अपडेट करेंगे। जैसे ही एडिट पे क्लिक करेंगे और अगर यहाँ पर मैं ब्रेक पॉइंट लगाऊं और अगर हम सेव के बटन पे क्लिक करें, यहाँ पर देखें, अगर मैंने सेव के बटन पे क्लिक किया तो हमारा ब्रेक पॉइंट हिट हो गया। अगर मैं इस ओबीजे के ऊपर कर्सर लेके जाऊं तो यहाँ पर हमारे पास एम्प्लॉय आईडी क्या शो हो रही है, 2,
और हमने यहाँ पर कंडीशन क्या लगाई है, यहाँ पर हमने कंडीशन क्या लगाई है कि अगर एम्प्लॉय आईडी इक्वल होगी 0 के, तो यहाँ पर हमारे पास एम्प्लॉय का रिकॉर्ड जो है वो इंसर्ट हो जाएगा, अदरवाइज यहाँ पर हमारे पास होगा एल्स। और एल्स के केस में हम क्या करेंगे, हम एम्प्लॉय का जो रिकॉर्ड है उसको अपडेट कर देंगे, क्योंकि फर्स्ट टाइम जब भी एम्प्लॉय का रिकॉर्ड ऐड होने के लिए आता है, इंसर्ट होने के लिए आता है, तो एम्प्लॉय की आईडी क्या होती है, वो 0 होती है। प्रोजेक्ट को स्टॉप करते हैं और यहाँ पर हम लिखेंगे db डॉट एंट्री, और इसमें हम क्या पास करेंगे, अपना ऑब्जेक्ट जो ऑब्जेक्ट हमारे पास आ रहा है, डॉट स्टेट इक्वल एंटिटी स्टेट, और यहाँ पर हमारे पास स्टेट क्या होगी, मॉडिफाई। इस एक लाइन से हमारा एम्प्लॉय का रिकॉर्ड जो है वो अपडेट हो जाएगा। इसके बाद आपने क्या करना है, इन 2 लाइंस को यहाँ से कॉपी करें और यहाँ पर पेस्ट कर दें। सिंपल सी लॉजिक है। फाइल को सेव करेंगे, यहाँ पर एप्लीकेशन को रन करते हैं और एक एम्प्लॉय का रिकॉर्ड ऐड करते हैं और अपडेट करके भी चेक करते हैं। तो यहाँ पर मेरे पास एप्लीकेशन रन हो चुकी है। ऐड एम्प्लॉय पे क्लिक कर, नेम देंगे यहाँ पर सलमान, एज देंगे 26, जेंडर मेल, मोबाइल नंबर कुछ भी टाइप कर दें आप, डिपार्टमेंट सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पर हम सैलरी देंगे। जैसे ही सेव पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर हमारे पास ब्रेक पॉइंट हिट होगा, और अगर इस ओबीजे पे मैं कर्सर लेके जाऊँ तो यहाँ पर हमारे पास एम्प्लॉय आईडी क्या आ रही है, 0। हमने क्या कंडीशन लगाई है, हमने क्या कि जब भी एम्प्लॉय आईडी 0 होगी तो एम्प्लॉय का रिकॉर्ड जो है वो इंसर्ट होगा। इसको कंटिन्यू करते हैं तो यहाँ पर देखें हमारे पास एम्प्लॉय का जो रिकॉर्ड है वो सक्सेसफुली ऐड हो गया। तो अगर हम इसको एडिट करके देखें तो यहाँ पर एडिट पे क्लिक करेंगे, इसका अगर मैं यहाँ पर डिपार्टमेंट चेंज कर दूँ, यहाँ पर मैंने इसका अकाउंट्स कर दिया, इसको सेव करते हैं। यहाँ पर दोबारा हमारे पास क्या होगा, ब्रेक पॉइंट हिट होगा। तो यहाँ पर अब अगर मैं इस एम्प्लॉय आईडी देखूं तो यहाँ पर मेरे पास एम्प्लॉय आईडी जो है वो 3 है। इसको कंटिन्यू करते हैं तो हमारे पास एम्प्लॉय का जो रिकॉर्ड है वो सक्सेसफुली अपडेट हो गया। एम्प्लॉय ऐड और अपडेट पे हमने काम कर लिया, तो अब हमने काम करना है डिलीट पे। लेकिन डिलीट पर काम करने से पहले यहाँ पर हमारे पास जो एडिट और डिलीट का लिंक है, इसकी जगह हम आइकन यूज करेंगे। तो उसके लिए हमें एक लाइब्रेरी इंस्टॉल करनी होगी। प्रोजेक्ट को स्टॉप करते हैं और एक लाइब्रेरी इंस्टॉल करते हैं। सोल्यूशन पे क्लिक करेंगे और यहाँ पर हमारे पास है www रूट, इस पे आपने राइट क्लिक करना है, ऐड पे आना है और यहाँ पर हमारे पास है क्लाइंट साइड लाइब्रेरी, इस पे आपने क्लिक करना है और यहाँ पर आपने टाइप करना है, यहाँ से आप कर लें अनपैकेज और यहाँ पर टाइप करेंगे फॉन्ट ऑसम। यहाँ पर जो लेटेस्ट वर्जन है वो है 4.7.0, इसको आपने इंस्टॉल करना है और अगर आउटपुट पे क्लिक करें तो यहाँ पर मेरे पास फिनिश का मैसेज आ गया। इसका मतलब है कि ये लाइब्रेरी सक्सेसफुली इंस्टॉल हो गई है। इसको यहाँ से क्लोज करेंगे। अब आ जाना है आपने लेआउट में, यहाँ पर आए शेड व्यूज में आए, शेड के फोल्डर में आए और यहाँ पर आपने ओपन करना है लेआउट और यहाँ से आपने क्या करना है, लेआउट की फाइल आपने ओपन कर ली और यहाँ पर देखें आपके पास www रूट का फोल्डर है, इसके अंदर आपके पास ये फॉन्ट ऑसम है। आपने CSS में आना है और यहाँ पर इसको आपने एक्सपेंड करना है। यहाँ पर आपके पास फाइल है fontawesome.min.css, इसको आपने ड्रैग एंड ड्रॉप करना है। यहाँ पर आप इसको ड्रैग कर दें। जैसे आपने ड्रैग एंड ड्रॉप किया तो यहाँ पर आपके पास ये लिंक आ गया। फाइल को सेव करेंगे और वापस आएंगे अपनी इंडेक्स की फाइल में और यहाँ पर इस एडिट को हम यहाँ से ख़त्म करेंगे। यहाँ पर लेंगे आई का टैग और इसमें हम क्लास यूज करेंगे fa-edit और इस डिलीट की जगह पे हम क्या करेंगे, आइकन यूज करेंगे। इसको यहाँ से आपने इसको सिलेक्ट करना है और इसको यहाँ से खत्म करें, आई का टैग लें और इसमें आप क्लास अप्लाई करें fa-trash। फाइल को सेव करेंगे और यहाँ पर हमारे पास एडिट और डिलीट का जो टेक्स्ट नजर आ रहा था उसकी जगह पर हमने आइकन्स को यूज कर लिया। और आपने एक चीज नोटिस की होगी, यहाँ पर देखें जब भी हमारे पास एम्प्लॉय का रिकॉर्ड जो ऐड हो रहा था और अपडेट हो रहा है उस पर कोई नोटिफिकेशन शो नहीं हो रहा था कि हमारा एम्प्लॉय का रिकॉर्ड सक्सेसफुली ऐड हो गया या हमारे एम्प्लॉय का जो रिकॉर्ड है वो सक्सेसफुली अपडेट हो गया। तो नोटिफिकेशन भी शो करवाएंगे। तो नोटिफिकेशन शो करवाने के लिए आपने एक पैकेज इंस्टॉल करना है। तो पैकेज इंस्टॉल करने के लिए आपने आ जाना है टूल्स में और यहाँ पर आपने आ जाना न्यूगेट पैकेज मैनेजर। यहाँ पर आपने लेना है मैनेज न्यूगेट पैकेजेस फॉर सॉल्यूशन, इस पे आपने क्लिक करना है। ब्राउज पे क्लिक करेंगे यहाँ पर आपने टाइप करना है टोस्टर लिख के आपने एंटर करना है। यहाँ पर देखें आपके पास आ रहा है टोस्टर बाय जॉन पापा, इस पे आपने क्लिक करना है। प्रोजेक्ट सेलेक्ट करेंगे यहाँ पर लेटेस्ट जो वर्जन है वो है 2.1.1, आपने इंस्टॉल पे क्लिक करना है। अप्लाई पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर हमारे पास फिनिश का मैसेज आ गया और यहाँ पर देखें अनइंस्टॉल लिखा आ रहा है और इस टोस्टर के ऊपर टिक का निशान लग गया। इसका मतलब है कि सक्सेसफुल इंस्टॉल हो गया। यहाँ से स्क्रीन को बंद करें
सोल्यूशन एक्सप्लोरर में आए तो यहाँ पर देखें, अगर हमारे पास, तो यहाँ पर मेरे पास टोस्टर का फोल्डर क्रिएट नहीं हुआ। अगर आपके पास क्रिएट हो जाए तो फाइन, अदरवाइज आपने क्या करना है, ब्राउजर में आएंगे और यहाँ पर आपने टाइप करना है टोस्टर बाय जॉन पापा। फर्स्ट लिंक पे क्लिक करेंगे, कोड पे क्लिक करना है आपने और यहाँ से आपने डाउनलोड जिप पे क्लिक करना है। यहाँ पर मेरे पास ये फाइल क्रिएट होगी, इसको आपने ओपन करना है, इसको आप एक्सट्रैक्ट करें, डेस्कटॉप पे एक्सट्रैक्ट करते हैं, ओके पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखें हमारे पास जो है ये आ गया टोस्टर। इसको आपने यहाँ से कॉपी करना है, राइट क्लिक करेंगे, कॉपी करेंगे और वापस आए इधर और यहाँ पर आपने राइट क्लिक करना है और यहाँ से आपने करना है ओपन फोल्डर इन फाइल एक्सप्लोरर। इस पे आपने क्लिक करना है और यहाँ पर इसको पेस्ट कर देंगे, इसको मिनिमाइज करेंगे। इसके बाद आपने क्या करना है, अब हमने टोस्टर की फाइल्स को अपने लेआउट में लिंक करना है। तो अब आ जाना है आपने लेआउट की फाइल में, यहाँ पर हम टोस्टर की फाइल्स को लिंक करेंगे। यहाँ से टोस्टर का फोल्डर ओपन करें, ये हमारे पास फोल्डर है। इसके बाद आपने क्लिक करना है यहाँ पर toaster.less और ये हमारे पास है toaster.min.css। इसको आपने यहाँ से ड्रैग एंड ड्रॉप करना है। ये फाइल हमने ड्रैग एंड ड्रॉप की, ये हमारे पास कौन सी फाइल है, toaster.min.css। इसके बाद JS की फाइल भी आपने यहाँ पर लिंक करवानी है। वापिस आएंगे एक्सप्लोरर में और यहाँ पर हमारे पास है toaster.min.js, इसको आपने यहाँ पर लिंक कर देना। ये फाइल्स हमने लिंक कर दी, फाइल को सेव करेंगे, लेआउट की फाइल को बंद कर देते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पर हमारे पास एम्प्लॉई ऐड हो रहा है, यहाँ पर आपने लिखना है टेम्प डाटा, इसकी की बनाएंगे, यहाँ पर हमने मैसेज पास करना है तो यहाँ पर मैसेज हम दे देंगे एम्प्लॉई एडिट सक्सेसफुली। इसी टेम्प डाटा को आपने यहाँ से कॉपी करना है, इसको यहाँ पर हमारे पास एम्प्लॉई जो है वो अपडेट हो रहा है तो यहाँ पर इसको पेस्ट करेंगे। यहाँ पर मैसेज हम चेंज कर देंगे एम्प्लॉई अपडेटेड, एम्प्लॉई अपडेटेड सक्सेसफुली। फाइल को सेव करेंगे। यहाँ पर हमारे पास ये मैसेज आ रहा है अनरीचेबल कोड, इस पर आप डबल क्लिक करें और यहाँ पर इसको कट करें, इस थ्रो की जगह पे यहाँ पर इसको पेस्ट कर दें। तो वापस आए ऊपर, यहाँ पर जब हमारा एम्प्लॉय का रिकॉर्ड सेव होगा, सेव होने के बाद हम कहाँ पे रीडायरेक्ट करवा रहे हैं, इंडेक्स के पेज पे रीडायरेक्ट करवा रहे हैं। तो हमने जो टेम्प डाटा ये शो करवाना है, ये जो मैसेज है इसको हमने इंडेक्स के पेज पे डिस्प्ले करवाना है। तो आप आए यहाँ पर इंडेक्स के पेज में, यहाँ पर आपने आ जाना है, यहाँ हम लिखेंगे @section, यहाँ पर हम लेंगे स्क्रिप्ट का टैग, यहाँ पर हम कंडीशन लगाएंगे @if temp data not equal to null, अगर ये नल नहीं है @ toaster.success। तो यहाँ पर हम अपना मैसेज डिस्प्ले करवा देंगे। इस टेम्प डाटा को आपने कोट्स में देना है, इसको यहाँ से कट करें, यहाँ पर हम कोट्स देंगे, @ का साइन लगाएंगे और इसको यहाँ पर टेम्प डाटा को पेस्ट करेंगे। यहाँ पर हमने @सेक्शन लिया, स्क्रिप्ट लिया, स्क्रिप्ट नहीं होगा, यहाँ पर SB आएगा। यहाँ पर हमने स्क्रिप्ट का टैग लिया, इसके बाद हमने कंडीशन लगाई है अगर टेम्प डाटा नल नहीं है तो ये वाला मैसेज जो है डिस्प्ले करवा दो। ये मैसेज जब हम एम्प्लॉय का रिकॉर्ड ऐड करेंगे और अपडेट करेंगे, दोनों केसेस में ये मैसेज हमारे पास डिस्प्ले होगा। फाइल को सेव करेंगे, एप्लीकेशन को रन करते हैं और इसका रिजल्ट देखते हैं। तो यहाँ पर हमारी एप्लीकेशन रन हो चुकी है। ये जो एडिट और डिलीट के टेक्स्ट को हमने चेंज किया था, आइकन से लगाए थे, तो वो आइकन्स यहाँ पर डिस्प्ले हो रहे हैं। अगर आप इसका कलर चेंज करना चाहें तो वो भी आप कर सकते हैं। यहाँ पर आएँ, यहाँ पर आप एक क्लास अप्लाई कर दें text-danger। फाइल को सेव करें, पेज को रिफ्रेश करें तो यहाँ पर हमारे पास आइकन का कलर जो है वो चेंज हो चुका है। और अब अगर हम ऐड एम्प्लॉय पे क्लिक करें और यहाँ पर एक एम्प्लॉय का रिकॉर्ड जो है हम ऐड करें, डिपार्टमेंट देंगे, मैनेजमेंट, सैलरी देंगे। जैसे सेव पे क्लिक किया तो ब्रेक पॉइंट हिट हो गया, यहाँ से ब्रेक पॉइंट को रिमूव करेंगे और कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। तो यहाँ पर हमारे पास एम्प्लॉय का रिकॉर्ड भी सेव हो गया और यहाँ पर हमारे पास नोटिफिकेशन भी शो हो रहा है एम्प्लॉय एडिट सक्सेसफुली। और अगर किसी एम्प्लॉय का रिकॉर्ड को हम एडिट करें और यहाँ पर अगर इसका मैं डिपार्टमेंट चेंज कर दूँ, HR कर दूँ और सेव पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर हमारा जो रिकॉर्ड है वो सक्सेसफुली अपडेट हो गया।
मैसेज यहाँ पर हमें शो हो रहा है एम्प्लॉय अपडेटेड सक्सेसफुली। और अब हम डिलीट पे काम कर लेते हैं। अगर हम डिलीट के आइकन पे क्लिक करें तो यहाँ पर हमारे पास एक्शन मेथड कौन सा कॉल हो रहा है, डिलीट, और इसके साथ आईडी भी पास हो रही है। ये डिलीट का एक्शन मेथड अभी हमने बनाया नहीं है, इसलिए पेज कांट बी फाउंड का मैसेज आ रहा है। तो ये हम क्रिएट कर लेते हैं। इसको यहाँ से कॉपी करें, कंट्रोलर में आए, प्रोजेक्ट को स्टॉप करेंगे, यहाँ पर हम लिखेंगे पब्लिक async task आई एक्शन रिजल्ट, और नाम हम रखेंगे डिलीट। किसी भी एम्प्लॉय के डिलीट बटन पर जब क्लिक होगा तो एक आईडी भी साथ पास होगी, तो वो आईडी हम यहाँ पर कैच करेंगे, ट्राई कैच लगाएंगे, और इस आईडी के अगेंस्ट हम डेटाबेस से रिकॉर्ड फेच करेंगे। वेरिएबल लेंगे इक्वल्स अवेट db.employees.find, और इसमें हम ये आईडी पास करेंगे, और यहाँ पर हम इफ की कंडीशन लगाएंगे। अगर ये EMP जो है नल नहीं है देन ये टास्क परफॉर्म हो। यहाँ लिखेंगे db.employees.remove, और इसमें हम पास करेंगे EMP जो रिकॉर्ड हमने डेटाबेस से फेच किया है। अवेट db.save-changes, सेव करवाने के बाद हमने नोटिफिकेशन भी शो करवाना है, तो उसके लिए यहाँ पे लिखेंगे temp data, सक्सेस, यहाँ पर हम अपना मैसेज पास करेंगे एम्प्लॉय डिलीटेड। जब हमारे एम्प्लॉय का रिकॉर्ड डिलीट हो जाए तो हमने कहाँ पे रिडायरेक्ट करवाना है, रिटर्न रीडायरेक्ट टू एक्शन, यहाँ पर हम इंडेक्स दे देंगे, एम्प्लॉय लिस्ट पर हम इसको रीडायरेक्ट करवा देंगे। और अगर एम्प्लॉय का रिकॉर्ड नहीं मिलता तो हम इसको यहाँ पर कॉल कर देते हैं रिटर्न नॉट फाउंड। और अगर कोई एक्सेप्शन आए तो उस केस में हम क्या करेंगे, इसको एम्प्लॉय की लिस्ट पर ही रहने देंगे। तो यहाँ पर आप पास कर दें, इस थ्रो की जगह पे आप यहाँ पर रिटर्न रीडायरेक्ट एक्शन इंडेक्स। इस कोड की यहाँ पे जरूरत नहीं है, इसको यहाँ से रिमूव कर दें। फाइल को सेव करेंगे, एप्लीकेशन को रन करते हैं और इसका रिजल्ट दें। तो यहाँ पर हमारे पास एम्प्लॉय लिस्ट आ गई, और अगर मैं डिलीट के बटन पे क्लिक करूँ तो यहाँ पर हमारा जो रिकॉर्ड है वो सक्सेसफुली डिलीट भी हो गया, और हमारे पास नोटिफिकेशन भी आ गया एम्प्लॉय डिलीटेड सक्सेसफुली। तो यहाँ पर हमारे CRUD के तमाम ऑपरेशन सक्सेसफुली कंप्लीट हो चुके हैं। लास्ट टास्क जो हमारा रह गया वो है वैलिडेशंस का। इस एम्प्लॉय के फॉर्म पे हमने वैलिडेशन नहीं लगाई है, तो वो भी लगा लेते हैं। यहाँ पर एम्प्लॉय का रिकॉर्ड फिल किए बगैर अगर मैं सेव के बटन पे क्लिक करूँ तो यहाँ पर हमारे पास नोटिफिकेशन शो हो रहा है एम्प्लॉय एडिड सक्सेसफुली, और यहाँ पर हमारे पास ब्लैंक जो रो है वो ऐड हो चुकी, जो कि ठीक नहीं है। इसको यहाँ से डिलीट करेंगे, ऐड एम्प्लॉय पे दोबारा से क्लिक करते हैं, और अब इन तमाम फील्ड्स पर हम वैलिडेशन अप्लाई करेंगे। और यहाँ पर हमने एक काम और करना है। देखें, जब हम एम्प्लॉय लिस्ट पे हैं और अगर हम ऐड एम्प्लॉय पे क्लिक करें तो यहाँ पर एम्प्लॉय नेम की जो फील्ड है इसको एक्टिव होना चाहिए। तो वैलिडेशंस के साथ साथ इसको भी एक्टिव करते हैं। तो उसके लिए आपने आ जाना है यहाँ पर नीचे आ जाएं, इसको स्टॉप करेंगे, यहाँ पर नीचे आ जाएं, यहाँ पर हम लेंगे स्क्रिप्ट का टैग, डॉलर का साइन लगाएंगे, ब्रैकेट, यहाँ पर लिखेंगे डॉक्यूमेंट डॉट रेडी, इसमें हमने लेना है फंक्शन,
तो यहाँ पर हमने जिस फील्ड को एक्टिव रखना है उसका हमने रेफरेंस पास करना है। तो यहाँ पर लेंगे, तो यहाँ पर दोबारा से लेंगे डॉलर का साइन, ब्रैकेट, इसमें हमने रेफरेंस पास करना है। उसके बाद आपने लिखना है फोकस, रेफरेंस हमने क्या देना है, जिस फील्ड को हमने एक्टिव रखना है उसका हम रेफरेंस देंगे। तो हमने एम्प्लॉय नेम को एक्टिव रखना है, तो उसके लिए यहाँ पर हमारे पास इनपुट क्या है, या आप टैग को भी कॉपी कर सकते हैं, आईडी को कर लें, क्लास को कर लें या टैग को कर लें। यहाँ पर आपने हैश का साइन लगाना है और यहाँ पर एम्प्लॉय नेम आपने पास कर देना है। फाइल को सेव करते हैं। तो यहाँ पर हमने एम्प्लॉय नेम की फील्ड का एक्टिव का काम कर लिया। इसके बाद हमने वैलिडेशंस पे काम करना है। तो उससे पहले आपने आना है एम्प्लॉय मॉडल क्लास में। यहाँ पर हमने डाटा एनोटेशन भी अप्लाई करनी है। तो यहाँ पर आ जाए, आपने यहाँ पर लिखना है रिक्वायर्ड। ये डाटा एनोटेशन आपने लगा दी और एक आप और कर लें यहाँ पे काम, डिस्प्ले नेम भी दे दें। ये जो हमें EMP नेम शो हो रहा था, अब इसके बजाय हमें क्या शो होगा, एम्प्लॉय नेम। इसके बाद आपने ये से रिक्वायर्ड को आपने कॉपी करना है, एज पे लगा दें, जेंडर पे लगा दें, जिस फील्ड पे आप रिक्वायर्ड लगाना चाह रहे हैं आप लगा सकते हैं। फाइल को सेव करेंगे, वापस आएंगे क्रिएट में। तो यहाँ पर हमने वैलिडेशंस किस तरह से अप्लाई करने हैं, जब हमारे सेव के बटन पे क्लिक होगा तो यहाँ पर हमारे पास टाइप क्या है, सबमिट। तो हमने सबमिट को लेना है, डॉलर का साइन लगाएंगे और यहाँ पर हमने देना है सबमिट को, हैश का साइन लगाएंगे और लिखेंगे यहाँ पे सबमिट। और इसके बाद हमने क्या करना है, डॉट क्लिक फंक्शन, तो यहाँ पर हम एक लेंगे वेरिएबल नेम और ये हमारा इक्वल होगा डॉलर का साइन, इसमें हमने पास करना है आईडी को emp नेम डॉट वैल। तो इस नेम के ऊपर हम कंडीशन लगाएंगे। यहाँ पर हम कंडीशन लगाएंगे इफ ये जो हमारे पास नेम है अगर ये बराबर है नल के या नेम इक्वल है एम्प्टी के। तो यहाँ पर हम नोटिफिकेशन शो करवा देंगे। टोस्टर डॉट एरर और इसमें हम अपना एरर डिस्प्ले करवाएंगे, नेम कैन नॉट बी एम्प्टी। इसी तरह हमने बाकी फील्ड्स का भी ले लेना है, इसको आप कॉपी करें, इसका भी वेरिएबल बना लेते हैं। यहाँ पर मैंने 2 टाइम इसको पेस्ट किया और यहाँ पर देखिए हमारे पास सेकंड फील्ड कौन सी है, एज। यहाँ पर आपने एज को कॉपी करना है, नीचे आ जाए, यहाँ पर आपने करना है एज और यहाँ पर आपने एज को पेस्ट करना है। इसको कॉपी करेंगे नोटिफिकेशन डिस्प्ले करवाने के लिए। तो यहाँ से हमने एज को ले लेना है। तो यहाँ पर हम करेंगे एज, अगर ये एज जो है नल है या एज हमारी एम्प्टी है तो यहाँ पर मैसेज का डिस्प्ले होगा एज कैन नॉट बी एम्प्टी। इसी तरह हमने थर्ड फील्ड भी ले लेनी है। मैं यहाँ पर 3 करूँगा, बाकी जो है वो आपका टास्क है, आपने करना है। यहाँ पर मैं पास कर रहा हूँ जेंडर और इसका नाम हम रख देते हैं वेरिएबल का जेंडर। और इसी तरह इसको कॉपी करेंगे, यहाँ पर दोबारा इसको पेस्ट करेंगे और यहाँ पर इसको आपने कॉपी कर लेना है, यहाँ पर पेस्ट करना है। अगर जेंडर जो है वो नल है या जेंडर हमारे पास एम्प्टी है तो यहाँ पर मैसेज क्या डिस्प्ले होगा, मैसेज होगा हमारे पास जेंडर कैन नॉट बी एम्प्टी। फाइल को सेव करते हैं। तो यहाँ पर मैंने 3 वैलिडेशंस अप्लाई कर दी हैं, नेम, एज और जेंडर। बाकी जो रिमेनिंग रह गई हैं वो आपका टास्क है, आप कंप्लीट कीजिएगा। यहाँ पर फाइल को सेव करते हैं और यहाँ पर एप्लीकेशन को रन करेंगे और फाइनल टेस्टिंग करते हैं कि हमारी वैलिडेशन जो हैं वो इम्प्लीमेंट हुई हैं या नहीं। तो यहाँ पर हमारी एप्लीकेशन रन हो चुकी है। अगर हम ऐड एम्प्लॉय पे क्लिक करें तो यहाँ पर हमारे पास एम्प्लॉय नेम की जो फील्ड है वो एक्टिव है।
और हमने इन तमाम फील्ड्स के ऊपर रिक्वायर्ड की डाटा एनोटेशन भी इंप्लीमेंट की थी। अगर मैं सेव पे क्लिक करूं तो यहाँ पर हमारे पास नोटिफिकेशन शो नहीं हुआ, लेकिन यहाँ पर एरर मैसेज जो है वो डिस्प्ले हो रहे हैं। अगर आप चाहें तो आप एरर मैसेज भी डिस्प्ले करवा सकते हैं, अगर आप नोटिफिकेशन शो करवाना चाहें तो वो भी करवा सकते हैं, लेकिन यहाँ पर अभी नहीं हुआ। तो देख लेते हैं कि कहाँ पर मसला है। वापिस आएंगे यहाँ पर। सबसे पहले तो यहाँ पर मैं सबसे पहले यहाँ पर जो एरर मैसेज डिस्प्ले हो रहे हैं मैं यहाँ पर इनको बंद करूंगा। एज वाला भी मैं बंद कर रहा हूँ, इसको मैंने कमेंट कर दिया। जेंडर का भी मैं कमेंट कर रहा हूँ, ये डिस्प्ले नहीं होंगे। और इसके साथ साथ यहाँ पर मेरे पास नोटिफिकेशन क्यों नहीं शो हुए उनको देख लेते हैं। तो ये हमारा सबमिट का बटन है जो हमने ऊपर सेव का बटन बनाया था। यहाँ पर हमारे पास टाइप है, यहाँ पर हमने आईडी पास नहीं की, यहाँ पर हम आईडी देंगे, इसको यहाँ पर सबमिट दे देंगे। फाइल को सेव करेंगे और इसको दोबारा से चेक करते हैं, रिफ्रेश करेंगे। और अगर मैं सेव पे क्लिक करूं तो यहाँ पर मेरे पास 3 नोटिफिकेशन इकट्ठे शो हो रहे हैं। ये नोटिफिकेशन इकट्ठे आ रहे हैं, लेकिन हमने इकट्ठे डिस्प्ले नहीं करवाने। सबसे पहले हमारे पास नेम का नोटिफिकेशन आना चाहिए। तो आप यहाँ पर आए, हमने एक काम करना है। यहाँ पे जैसे ही ये नोटिफिकेशन शो होगा तो यहाँ पर हमने करना है रिटर्न। इसको यहाँ से कॉपी करें और इसके बाद यहाँ पर इसको पेस्ट कर दें। फाइल को सेव करें दोबारा। और अब अगर सेव के बटन पे क्लिक करें तो यहाँ पर हमारे पास नोटिफिकेशन आ रहा है नेम कैन नॉट बी एम्प्टी। और अगर यहाँ पर अगर मैं नेम प्रोवाइड कर दूं और अगर दोबारा सेव के बटन पे क्लिक करें तो अब नेक्स्ट नोटिफिकेशन आया वो है एज कैन नॉट बी एम्प्टी। और अगर हम यहाँ पर एज भी प्रोवाइड कर देते हैं तो नेक्स्ट दोबारा सेव पे क्लिक करेंगे तो हमारे पास नोटिफिकेशन शो हो रहा है जेंडर कैन नॉट बी एम्प्टी। तो यहाँ पर तमाम टास्क कंप्लीट हो चुके हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। तो अब हम एडिट पे काम कर लेते हैं। अगर किसी एम्प्लॉय का रिकॉर्ड हमने एडिट करना हो, कोई भी चेंजिंग्स करनी हो, नेम चेंज करना हो, डिपार्टमेंट चेंज करना हो या किसी भी फील्ड में कोई चेंजिंग्स करनी हो तो वो हम किस तरह से करेंगे, एम्प्लॉय का रिकॉर्ड हम किस तरह से अपडेट करेंगे। जैसे ही एडिट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ देखें, यहाँ पर हमारे पास कंट्रोलर कौन सा है, एम्प्लॉय, और एक्शन मेथड कौन सा कॉल हो रहा है, एडिट का। और एडिट के नेम से हमने कोई भी एक्शन मेथड क्रिएट नहीं किया और ना ही हम करेंगे। हम एम्प्लॉय एडिट का काम स्मार्ट तरीके से करेंगे। कोई फॉर्म, व्यूज और मेथड्स बनाने की हमें जरूरत नहीं है। हम कुछ लाइंस का कोड लिखेंगे और एम्प्लॉय का रिकॉर्ड सक्सेसफुली अपडेट कर लेंगे। तो सबसे पहले है इस एडिट की जगह पे हम क्रिएट का एक्शन मेथड कॉल करेंगे। तो उसके लिए आ जाए यहाँ पर इंडेक्स में आ जाए और यहाँ पर हमारे पास कौन सा एक्शन मेथड कॉल हो रहा है, एडिट का। और यहाँ पर हमने कौन सा कॉल करना है, क्रिएट का। ठीक है, इसको सेव करेंगे और एक दफा हॉट रीलोड पे क्लिक करें। यहाँ पर वापिस आते हैं और इसको एक दफा रिफ्रेश करते हैं। इसको एक दफा बैक करें, पेज को एक दफा रिफ्रेश करेंगे। और अब अगर मैं एडिट पे क्लिक करूं तो यहाँ पर हमारे पास कौन सा एक्शन मेथड कॉल हो रहा है, क्रिएट का। और इसके साथ क्या पास हो रही है, एम्प्लॉय आईडी। अगर मैं आपको यहाँ पर दिखाऊं तो यहाँ पर देखें, यहाँ पर हमारे पास क्रिएट का एक्शन मेथड हमने कॉल किया और इसके साथ क्या पास कर रहे हैं, एम्प्लॉय आईडी पास कर रहे हैं। तो इसी एम्प्लॉय आईडी के अगेंस्ट हम डेटाबेस से डाटा फेच करेंगे और अपने इस व्यू को पास कर देंगे। तो उसके लिए आ जाए एम्प्लॉय कंट्रोलर में। तो यहाँ पर हमारे पास है एम्प्लॉय कंट्रोलर, एक्शन मेथड कौन सा कॉल हो रहा था, क्रिएट का। और उसके साथ क्या पास हो रही थी, एम्प्लॉय आईडी। और यहाँ पर हम एम्प्लॉय आईडी कैच करेंगे, यहाँ पर देंगे इंट और आईडी। और इसके बाद हमने क्या करना है, यहाँ पर एक लोकल वेरिएबल लेंगे, नाम रखेंगे एम्प्लॉय और यहाँ पर लिखेंगे db डॉट एम्प्लॉइज डॉट वेयर। और यहाँ पर हम एक लेंगे पैरामीटर आप किसी भी नाम से ले सकते हैं, लैम्डा एक्सप्रेशन देंगे और x डॉट एम्प्लॉय आईडी। अगर ये बराबर है इस आईडी के, जो आईडी हमारे पास इस फॉर्म से आ रही है, डॉट फर्स्ट और डिफॉल्ट।
एप्लीकेशन को स्टॉप करते हैं, यहाँ से इसको भी एक दफ़ा क्लोज कर देते हैं। यहाँ पर जो हमें आईडी रिसीव हो रही थी उसको हमने एम्प्लॉयज़ के टेबल में से मैच करवाया और उसका रिकॉर्ड गेट करके हमने इस लोकल वेरिएबल को पास कर दिया। अब इस वेरिएबल को हम अपने इस व्यू को पास करेंगे और हमारे पास एम्प्लॉय का रिकॉर्ड जो है वो डिस्प्ले हो जाएगा। एप्लीकेशन को रन करते हैं और इसका रिजल्ट देखते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास एप्लीकेशन रन होगी और अब अगर मैं एडिट के बटन पे क्लिक करूँ तो यहाँ पर हमारे पास एक्शन मेथड कौन सा कॉल हो रहा है, क्रिएट का, और इसके साथ एम्प्लॉय आईडी कौन सी है, 2। यहाँ पर हमारे पास एम्प्लॉय का रिकॉर्ड जो है वो डिस्प्ले हो गया। तो अब हमने इस सेव के बटन पे काम करना है, क्योंकि इसी फॉर्म से हम न्यू एम्प्लॉय का रिकॉर्ड जो है वो सेव करवा रहे हैं और इसी फॉर्म से हम अपडेट करेंगे। एक छोटी सी लॉजिक लिखेंगे जिससे बहुत आसानी के साथ हम एम्प्लॉय का रिकॉर्ड सेव और अपडेट कर सकेंगे। इस सेव के बटन पे कौन सा एक्शन मेथड कॉल हो रहा है, सेव का। तो उसके लिए वापस आ जाएं कंट्रोलर में, यहाँ पर हमारे पास है ये सेव का हमारे पास एक्शन मेथड है।